हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे सेट। देखिए सेट जो है इससे सवाल डायरेक्टली एसएससी के किसी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसका एक जो छोटा सा पार्ट है ना वेन डायग्राम, वहां से एसएससी के एग्जाम में सवाल आता है। लेकिन आज हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएसआई और स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें यहां से सवाल आता है। देखिए जो भी हम पढ़ेंगे उसमें से 100% आपका जो भी सवाल है वो पक्का है, उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। यानी यूपीएसआई के 2.5 नंबर, एक सवाल अपना 100% है। सभी से रिक्वेस्ट ये यार कॉपी पेन ले लेना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, सब समझ में आएगा, बस नोट जरूर बनाना, ठीक है। चीजें कुछ जो है पहले से ही लिखें ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। इसको जिस स्पीड से आप देखना चाहें उस स्पीड से देखिएगा, कोई बीच में बातचीत नहीं होगी, आराम से प्रॉपर्ली नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए तो पहले मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा भाई कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई एक दो टॉपिक और हैं, चैप्टर्स जो हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारी ऐप है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मेन बात यहां पर पूरा जो कोर्स है वो आप उसका 1 डे फ्री ट्रायल ले सकते हो, यानी एक दिन तक 24 घंटे तक जो चैप्टर देखना है देख लो। इतना कॉन्फिडेंस है अपने पढ़ाए हुए चीजों पर, इतनी मेहनत से चीजें पढ़ाई गई हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है कि भाई आप 24 घंटे आराम से देखो, आपको अच्छा लगे तभी आपको आगे कोई कोर्स अगर लेना है, एक चैप्टर भी लेना है, आप सिंगल एक चैप्टर भी ले सकते हो, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। सेट्स, कॉपी पेन ले लिया सभी ने? ले जरूर लो भाई। देखो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि यार सेट होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। कहां पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते जाऊंगा। सेट क्या है, तो किसी चीज को हमें एक जगह रखना है। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ी अलमारी है, कौन सी चीज कहां पर रखें? आप जाते हो किराना की शॉप पर, वो आप या किसी दवाई की शॉप पर जाते हो, आप उसे बोलते हो भैया ये देना, उसे पता होता है कि वो चीज वहां रखी है। यानी एक टाइप का ऑब्जेक्ट, या आप किसी मॉल में जाते हो तो एक स्पेसिफिक सेट का ऑब्जेक्ट एक जगह रखा होता है। तो सेट क्या है? सेट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। एक जैसी वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कह देते हैं? सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो भाई, ये सब सवाल एग्जाम में आने नहीं वाले, बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरी है चैप्टर का। जैसे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स जो कि 10 से कम है, तो एक सेट हो गया ना, वो उतना ही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। कोई भी बताएगा, जिसको मैथ का थोड़ा भी ज्ञान है वो सब एक ही आंसर बताएंगे, ठीक है, वो एक सेट हो गया। मैं कहूं प्राइम फैक्टर, किसके किसके प्राइम फैक्टर, मान लो 210 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स कुछ भी कह लो, वो एक स्पेसिफिक नंबर रहेगा, चेंज नहीं होगा, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं आपसे मान लो पूछूं कि एक शहर में ऑनेस्ट पीपल जो हैं, यानी कि ईमानदार आदमियों का सेट क्या पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं पॉसिबल है। क्यों भाई? आप सबसे पूछोगे आप ईमानदार हो, तो चोर भी कहेगा नहीं मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूं। तो सेट क्या हो गया? क्या वो बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जाता है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है। मैं कहूं 100 से कम इवन नंबर, 100 से कम इवन नंबर एक स्पेसिफिक सेट रहेगा, 2 4 6 8 10, हाँ, तो ये भी एक सेट हो गया। तो सेट क्या हो गया? किसी एक तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है उसको क्या कह देते हैं? सेट कह देते हैं, ठीक है भाई। सेट समझ में तो आ गया, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब छोटी छोटी सी बातें, जैसे सबसे पहली चीज, यार सेट को हम लिखेंगे किस तरीके से? अगर मैं कहना चाहता हूं ये एक सेट है, ए बी सी, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें भी करेंगे, तो आप कहोगे कि सेट को लिख सकते हैं जनरली कैपिटल अल्फाबेट से, जैसे कैपिटल ए बी सी, इस तरीके से कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को, ठीक है। चलिए एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट से मेंबर्स क्या होते हैं? जैसे उसके अंदर जो चीजें आएंगी, जैसे अभी हमने देखा था, बात क्या करी थी, जैसे ऑड नेचुरल नंबर जो कि 10 से कम हो, वो प्राकृतिक विषम संख्याएं जो 10 से कम हो, तो 1 3 5 7 और 9, इसको आप क्या कहेंगे? जो उस सेट के अंदर हैं उसको एलिमेंट कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? एलिमेंट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं। क्या ये पूछेगा? नहीं पूछेगा, बस बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब ये आ जाता है रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है? नो रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं होगा, जनरली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज है। जैसे मैंने ये लिखा था अभी कि ऑड नंबर, तो 1 3 5 7 9, अभी हमने इतना लिखा है, इसको लिखते कैसे हैं वो भी समझेंगे। तो ये लिखूं मैं, वैसे जनरली से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, करली ब्रैकेट, 1 3 5 7 9। अच्छा, मैं कहूं कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कभी? मतलब कि क्या किसी एक लेटर को 2 बार लिख सकते हैं? जैसे मैंने लिखा 1 3 5 1 1 7 9 9,
मैंने कहा कि इसके अंदर यूज किए गए जो नंबर्स हैं उनका सेट बनाओ। तो यहां पर देखो 1 3 बार आया तो मैं 3 बार नहीं लिखूंगा, यहां पर रिपीटिशन नहीं करते हम। क्या नहीं करते हम? यहां पर रिपीटिशन नहीं करते हैं सेम चीजों का, नो रिपीटिशन। ये इंपॉर्टेंट है। जनरली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अधिकतर आप सवाल देखेंगे, आप कहीं से भी सवाल उठाना, आप बस एक बार ये पढ़ लो, फिर सेट का कोई भी सवाल उठाना, सारे सवाल होंगे, लेकिन वो जनरली 99% सवालों में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा। क्या वो ये दे सकता है 1 5 3 क्या सेट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बट जनरली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी 1 3 5 देगा, एक चीज को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पढ़ते हैं, बट इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब वो उसके अंदर है। जैसे मैंने कहा कि एक सेट ए है, मैंने कहा कि एक सेट ए है। अब आप मुझे बताओ क्या 1 इसके अंदर है? आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान सी बात है, 1 बिल्कुल इसके अंदर है। इसका मतलब 1 बिलोंग करता है, 1 इसके अंदर है। किसके अंदर? ए के अंदर। मैंने पूछा क्या 3 जो है वो इसके अंदर है? तो आपने कहा हाँ भाई 3 बिलोंग्स टू ए। मैंने पूछा 9, तो आप कहोगे 9 डज नॉट बिलोंग टू, यानी 9 इसके अंदर नहीं है। मतलब इस तरीके से यार इस चीज पे छोटा छोटा सवाल बन भी सकता है, ये छोटा सा सवाल बन भी सकता है। कैसे बनेगा आगे भी देखेंगे। ठीक है, ये चीज छोटी है मगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया 1, 2, 3 और बी को कह दिया 1, 4, 5, 6। मैंने पूछा 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 4 ए में बिलोंग करता है? नहीं। ठीक है, 4 बी में बिलोंग करता है? हाँ भाई करता है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे a माइनस बी, बी माइनस ए, इस तरीके से। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि कहां पर ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि a माइनस बी बताओ। ठीक है, उसने आपसे पूछा बताइए क्या 4 जो है वो बिलोंग करता है a माइनस बी में। तो सबसे पहले तो हम ये निकालना सीखना पड़ेगा कि भाई a माइनस बी क्या होता है। फिर देखेंगे कि क्या 4 इसके अंदर है या नहीं है। बिलोंग करने का मतलब क्या वो इसके अंदर है या नहीं, बस इतनी सी बात है। चलिए अब आते हैं एक और छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को लिखा कैसे जाता है? जनरली इस पे सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी चांसेस कम है, बट फिर भी पूछा जाएगा। और देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि अगर आप इस पे व्यूज ज्यादा आएंगे, अच्छे लोग इसे मतलब नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा होंगे, लाइक्स वगैरह अच्छे होंगे, तो आप कोई और चैप्टर भी नीचे कमेंट सेक्शन में डालना कि हाँ हम ये भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसको भी आगे सोचा जाएगा, है ना। क्योंकि अब मान लो देख ही रहे हैं 100 200 300 तो क्या फायदा होगा। ठीक है, तो जितना अच्छा लगे तो आगे शेयर वेयर कर लेना अगर मन हो तो, बाकी फिर आपकी चॉइस है। चलो आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स को लिखा कैसे जाता है, दर्शाया कैसे जाता है। तो 2 चीजें होती है, एक होता है रोस्टर फॉर्म। क्या ये सर नाम याद रखना? बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन ये पढ़ना आना चाहिए यार। इसको पढ़ते किस तरीके से? सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 तरीके से वो आपको लिख के देगा एक ही चीज। ये एक ही चीज है जो 2 तरीके से लिखेगा, आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं कहूं ए एक सेट है किसका? AEIOU का, यानी कि ए है वोवल्स का सेट। ठीक है, ए किसका सेट है? वोवल्स का एक सेट है। AEIOU होते हैं वोवल्स, उसका सेट है। इसी तरीके को या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ए जो है, ए सभी एक्स का सेट है। ए जो है सभी एक्स का सेट है, जहां एक्स एक वोवल है, जहां एक्स एक वोवल है। अंग्रेजी में से कैसे पढ़ेंगे? A is subset of A is set of all x। A सभी x का सेट है such that, कुछ इस प्रकार की x is a vowel, कि x वहां पर क्या है? एक वोवल है। ठीक है, तो AEIOU हमारे वोवल हो गए। सेम तरीके से वो कह सकता है B 1 3 5 7 ऐसे जाके अनंत तक, इनफाइनाइट तक हम जा रहे हैं। तो B क्या है? B सभी x का एक सेट है जहां x एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। बात पढ़ना सबको समझ में आ गया? छोटी सी बात है। देखिए सवाल किस तरीके से पूछेगा, आपको दे देगा ये, आपको ये देने के बाद आपको यहां पर दे देगा वो 4 ऑप्शन, लैंग्वेज लिख देगा। क्या लिख देगा? लैंग्वेज लिख देगा। बोलेगा बताओ इन चारों में से कौन सा सही है। इस सेट के लिए चारों में से कौन सी बात सही है, वो कैसे दे देगा? इस तरीके से लिख देगा। या
चांसेस ज्यादा किस बात के हैं कि सवाल को वो इस फॉर्म में दे और ऑप्शंस को वो इस फॉर्म में दे दे। तो यानी दोनों चीजें हो सकती हैं, बस आपको नॉर्मल समझना है। देखो मुश्किल कब होता, जब हमें ये चीज लिखनी पड़ती लैंग्वेज बना के। वहां लैंग्वेज में तो वो आपको दे ही रहा है, आपको तो बस चुन लेना है कि भाई ये सही है ये गलत है। वो ज्यादा आसान है, बिल्कुल है। चलिए अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, सभी समझ जाओ कि यार कौन सी एक्स है, ये कौन सी एक्स है। एक बार देख लो दोनों सवालों को, कौन सा सेट है, ये कौन सा सेट है। तो देखिए पहले केस की अगर हम बात करें तो ए सेट है सभी एक्स का कुछ इस तरीके से कि एक्स एक या एक्स बराबर, या एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं एक्स बराबर एन स्क्वायर, जहां वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, जहां एन एक प्राकृतिक संख्या है। अरे हमें लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है, हम तो वहां ऑप्शन में देखेंगे कि किस तरीके से वो दे रहा है। वो यहां पे लिख दे एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम वो भी सही मान लेंगे। क्लियर है? आ जाइए अब इसी तरीके से इसके हमें ऑप्शंस दे देता, तो देखना ऑप्शंस मतलब जो भी ऑप्शंस है वो दे के ये देखना आसान है, ठीक है। या वो लैंग्वेज लिख देगा और ऑप्शन अलग अलग से लिख देगा। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, 1 2 2 3 3 4, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ए, ये उन सभी एक्स का सेट है जहां पर x बराबर है किसके, ये n है तो ये n+1 है, ये n है तो ये n+1 है। जहां n क्या है बताइए, जहां n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। एक ऑप्शन हमें इतना सा दे दिया। दूसरा ऑप्शन क्या देता है, सेम बात लिख दे, सेम बात लिख दे और आगे लिख दे क्या, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं, आगे लिख दे n जो है वो बराबर है 6 के या 6 से कम है, बराबर है 1 के या 1 से कम है। बात को समझिए, ऑप्शन किस किस तरीके से दे सकता है। एक ऑप्शन ये भी दे सकता था, करेक्ट होगा ये। देखिए a की n की वैल्यू 1 डालोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 3 आएगा। ऐसे ही आप इसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 डालते जाइए, लेकिन आखिरी वैल्यू 6 होगी, आखिरी वैल्यू 6 होगी। अगर मैंने 6 नहीं ली, अगर मैंने 6 नहीं ली तो मैं कहां तक जा पाऊंगा, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी मैं 5 तक जा पाऊंगा, और जब मैं 5 डालूंगा तो यानी कि मैं यहां तक ही पहुंच पाऊंगा, इसलिए मुझे इक्वल टू करना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके छोटी सी बात है, अब ऑप्शन देख के तो कर पाना बहुत आसान है, बस इस इक्वल टू वगैरह का ध्यान रखना है, आराम से पढ़ना, पूरे एक एक सवाल सही होना ही चाहिए, ठीक है। या इस तरीके से लैंग्वेज दे देता है, ठीक है। मान लो अब क्या हुआ, दूसरा सवाल ऐसे समझो, जरूरी थोड़ी है ये दे के यही पूछे, ये दे दिया, अब बोल रहा बताओ कौन सा सही है। तो अब देखो एक ऑप्शन उसने ये भी दे रखा है, लेकिन आप समझ रहे हो ये गलत है, ये कैसा है, ये गलत है। एन की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो, 1 नहीं डाल सकते, 2 3 4 और 5। एक ऑप्शन ये दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन ये होगा, बताओ समझ में आया, हाँ या ना। जो बात कह रहा है उसको सही करना है, बस और कुछ नहीं है। कहने का तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, तीनों बातें एक ही सही, एक ही बात है। हिंदी में कहते हैं देखो, नल मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड का मतलब भी खाली, खाली है जो, खाली का मतलब कुछ नहीं है, मतलब रिक्त है, रिक्त कह लो या शून्य समुच्चय। क्लियर है, रिक्त या फिर शून्य समुच्चय। अब इसको दर्शाया कैसे जाएगा, दिखाया कैसे जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए एक वर्ड बोला गया है, एक सिंबल बोला गया है इसके लिए, फाई। फाई का मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को मैं कैसे लिखूंगा, कुछ भी नहीं दिखता तो है ही नहीं, तो ये अंदर कुछ है क्या, ब्रैकेट के अंदर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब फाई, यानी कि नल सेट, खाली। चलिए आगे बढ़िए, इसके एग्जांपल देख लो भाई। ये सेट है x का, जहां पर x एक ऐसा नंबर है जो 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, जहां पर x एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। अरे मेरे भाई, जब x प्राकृतिक संख्या है और x 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या? अरे बताओ, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कब हो सकती थी? जब ऐसा कुछ होता, लेकिन अभी तो नहीं है। तो यानी ये हो गया नल सेट, यानी यहां गलत नहीं है, यहां पर कोई भी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, इसका कोई भी सदस्य नहीं है। यहां पर आ जाओ,
एक्स का सेट है, ये सभी एक्स का सेट है, जहां पर एक्स एक इवन प्राइम नंबर है, यानी कि एक इवन मतलब कि एक ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम है, अभाज्य संख्या है, किसी से डिवाइड नहीं होती एक्सेप्ट 1 और 2, लेकिन 2 से बड़ी है। क्या हो गया? इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। अरे केवल 2 ही तो एक अकेला इकलौता इवन प्राइम नंबर है, हाँ है ना, बाकी सब तो ऑड हो जाएंगे। 4, 6, 8, 10 ये सब 2 से विभाजित है, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो ये बची नहीं, तो यानी ये भी 5, यानी कि नल सेट। क्लियर है? समझ में आया? तो वो ये सवाल इस पर कैसे पूछ सकता है? एकदम आसान है। शून्य रिक्त निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? 4 ऑप्शन दे देगा। एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, ये कह दिया, ये एक सेट हो गया। एक ऑप्शन ऐसा दे दिया, एक और फिर कुछ दे दिया, a बराबर 2, 3, 4 इस तरीके से, तो पकड़ लोगे। जहां पर कोई भी नहीं होगा वहां पर कौन होगा? कोई नहीं होगा। उसका मतलब हो गया वॉइड, यानी कि रिक्त समुच्चय। ठीक है, नल सेट या वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। आइए, ये है इंपॉर्टेंट। सर कभी आप कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट, भाई जितना पढ़ रहे हो एकदम टू द पॉइंट, एकदम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, इससे बाहर सवाल नहीं जाने वाला। ठीक है, अब आ जाओ भाई सबसेट पे। जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यहां से शुरू होता है, और पहले तो था, अभी तक हमने बेसिक देख लिया, मेन यहां से सवाल शुरू होंगे। किस किस तरीके से? देखिए, सबसेट का मतलब क्या हो गया? सबसेट का मतलब क्या हो गया? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय। अब जैसे मैंने कहा कि इसको दिखाया कैसे जाता है, ये एक तरीके से कुछ इस तरीके से, सी नहीं है, ये सी नहीं है, कुछ इस तरीके से, ऐसे जैसे ए। अब इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब समझना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है। ठीक है, अब मैं सबसेट बोलूंगा तो समझ ही लोगे। अंग्रेजी वाले होते हैं थोड़े से हिंदी में कमजोर। हिंदी के वर्ड जो हैं, जैसे हिंदी के वर्ड कहां मिलेंगे आपको? एक तो एडवांस में मिलेंगे, है ना, विषम बाहु त्रिभुज है, इस तरीके के नाम, राक्षसों जैसे। तो वो हिंदी वाले स्टूडेंट्स तो इंग्लिश वाले टर्म समझ आते हैं। अर्थमेटिक में तो कुछ है ही नहीं, एडवांस में है, और एक यहां पर छोटे मोटे टर्म्स आ रहे हैं वहां पर है। तो अब सबसेट बोलूंगा समझ जाओगे, दोनों क्या ही बोलें बार बार। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है? ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी ए जो है वो बी के अंदर समा जाएगा। ए जो है वो बी के अंदर समा जाएगा। अब मतलब क्या है देखिए, अगर मैं इसे, अभी हम आगे बेनारेक पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, अगर मैं ऐसे समझाऊं, ये हो गया ए, ये हो गया ए, तो ए जो है वो बी के अंदर होगा। अगर आप यहां पे सिलॉक्स की बात करो तो वो कह लो कि ऑल ए आर बी, सभी ए जो है वो बी है। तो ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी ए बी के अंदर है। अब आपको एक चीज याद आई कि सर अगर कभी ऐसा हो सकता है कि यही ए है और यही बी है, यही ए है और यही बी है, तो देखिए बिल्कुल बात है, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है मतलब ए बी के अंदर है और बी ए के अंदर है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ, जब ए बराबर हो जाए किसके? बी के। इस सिंबल को कैसे पढ़ा जाता है? सिर्फ और सिर्फ तभी। वैसे ऐसे पूछने नहीं वाला, ये होता है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है आई एफ एफ, इफ, 2 इफ हो गए ना, इफ एंड ओनली इफ ए बराबर बी। जब ए बी के बराबर होगा तभी ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये वाली बात सही है तो अभी ये वाली बात सही हो पाएगी, ये वाइस वर्सा है, ये सही तो वो सही और वो सही तो ये सही। बताओ समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि देखो, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए, बात को समझना, कोई कहता है कि भाई ए बी का सबसेट है, तो क्या हमेशा ऐसा ही फिगर बनेगा? नहीं। अगर ए बी का सबसेट है तो हो सकता है कि ए बी के बराबर भी हो जाए, ए बी के बराबर भी हो सकता है, तभी तो यहां पर भी हम ये कहेंगे ए बी के लगभग अंदर ही है। ए के सारे ही एलिमेंट जो है वो बी के अंदर है। ए के सारे ही एलिमेंट किसके अंदर है? बी के एलिमेंट के अंदर है, बी के अंदर। जैसे मैंने कहा 1 2 3, ए को मैं कह रहा हूं ए है 1 2 3, ठीक है, और मैंने कहा बी बराबर 1 2 3 4। अब बताइए क्या ए बी का सबसेट है? मैंने पूछा क्या ए बी का सबसेट है, यानी क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है? आपको बिल्कुल है। मैं कहूं क्या बी ए का सबसेट है? नहीं, यह बात गलत हो जाएगी, यह बात गलत हो जाएगी कि बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज रॉन्ग।
क्या 1 2 3 4 सभी इसके अंदर है? नहीं है। अब एक बात समझो, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या मैं अभी भी कह सकता हूं जो बात पहले सही थी, जो बात पहले सही थी क्या वो अभी सही है? बिल्कुल सही है। अभी भी ए के सारे एलिमेंट बी में है, भले ए और बी बराबर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये ए अभी भी बी का सबसेट है। हाँ, अब ये बात भी सही होगी, हम अभी इस पर चर्चा कर ही नहीं रहे, मैं इसी बात पे बात कर रहा हूं, जब ए और बी बराबर भी हो जाएंगे तब भी वो ए बी का सबसेट रहेगा। बात क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तभी आगे बढ़ना। देखो अभी आप रिकॉर्डेड देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप फिर से पीछे जा सकते हो, उस बात में डाउट रह जाता है, वापस पीछे जाके फिर से एक बार सुन लो। डाउट मत रखो, नोट्स बना लो, ऐसा नहीं करना है कि हम ये वीडियो फिर से देखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि यार इसके हमें सबसेट लिखने हैं। सवाल पूछेगा कैसे, किस तरीके से सवाल पूछ सकता है? वो बोलेगा कि a बराबर 1 और 2, तो इसके उप समुच्चय यानी कि सबसेट हैं। पहला ऑप्शन दे दिया, मान लो 1, 2, ठीक है, 1, मतलब इस तरीके से उसने आपको काफी सारे ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? उसने बोला हमें बताओ इनमें से कौन सा सही है, तो हम कौन सा चुनेंगे? जो एब्सोल्युटली करेक्ट हो, जो बिल्कुल सही होगा। जैसे अब देखो इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, अलग अलग लिखेंगे हम। 1 इसका सबसेट है, अगर मैं कहूं क्या 2 इसका सबसेट है? बिल्कुल है। फिर मैं कहूंगा क्या 1 2 भी इसका सबसेट है? देखिए अब एक बात को समझना, 1 2 लिखूं या 2 1 लिखूं एक ही बात है, लेकिन केवल 1 लिखा, केवल 2 हो गया, यहां पर 1 और 2 भी हो गया, दोनों एक साथ दिख रहे, 1 और 2, ये तीनों जो है इसके सबसेट हैं, ठीक है। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपको लिखनी है, फाई। क्या लिखना है? फाई। फाई जो होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई इज सबसेट, SUBSET, सबसेट, ठीक है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि अब देखो, अब मैं कहूं 1 2, तो 1 2 के 1 क्या 1 इसके अंदर है? क्या 2 इसके अंदर है? क्या 1 2 इसके अंदर है? क्या कुछ भी नहीं इसके अंदर है? कुछ भी नहीं, मतलब खाली। तो भाई ये एक चीज आपको याद रखनी है कि फाई जो होता है सभी का सबसेट होता है। फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। बताइए इतनी छोटी सी बात क्लियर है? अब एक चीज होती, ये तो क्या हुआ, 1 इसके अंदर, देखो छोटी सी एक और बात, 1 इसके अंदर है, ठीक है, तो 1 के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगता है। अगर आप डिटेल में जाएंगे, अगर कोई आपसे पूछे बताइए 1 इसका सबसेट है या फिर ये इसका सबसेट है, जहां सेट वर्ड यूज हो गया ना भाई, वहां पर इस तरीके से कॉमा लगाने पड़ेंगे, सॉरी ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, करली ब्रैकेट इस तरीके से, ठीक है। बात समझिए, सब सेट वर्ड में ही ब्रैकेट आ जाता है। अगर मैं यहां पर कहता क्या 1 इसका एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 1 उसके अंदर है, लेकिन सब सेट की बात करूं तो ये आना इंपॉर्टेंट है। यानी जिस तरीके से वो नंबर उसके अंदर लिखा होता है, 1 हो, 2 हो, ए हो, बी हो, राम हो, श्याम हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर जैसे जब आप उसको बाहर निकाल के आप उसे सब सेट बोलेंगे तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। छोटी सी बात क्लियर है भाई? ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आती है बहुत छोटी सी, पावर सेट। पावर सेट, ठीक है। पावर सेट का मतलब क्या हो गया? पावर का मतलब क्या होता है? घात, तो हिंदी में कहते हैं इसे घात समुच्चय, ठीक है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज सबसेट ऑफ, सॉरी पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी पावर सेट जो है वो इन सबका, ये क्या है, ये सारे सबसेट है, इनका सेट है। और सेट वर्ड बोल दिया तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट लग जाएगा। बताओ क्लियर है? समझ में आया? सबसेट। अब जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे, यहां पर वही वर्ड मैंने यहां पे लिख दिया कि बताइए 1 या ब्रैकेट 1। वैसे ये थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी समझ लो, जहां वर्ड सेट आ गया तो यानी कि ब्रैकेट चढ़ जाएगा। 1 इसके अंदर है, जिस तरीके से इसके अंदर है उसके ऊपर क्या चढ़ा दो? ब्रैकेट चढ़ा दो। मैं कहूं क्या 1 और 2 इसका सबसेट है? नहीं है। क्या अब सबसेट है? हाँ। 1 और 2 इसके एलिमेंट थे, इसके सदस्य थे, लेकिन सबसेट नहीं थे। अब फिर आ जाते हैं, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो अब आ जाते हैं छोटी सी बात पर। अगर मुझे इसके सबसेट लिखने तो क्या होंगे? तो देखिए 1
आराम से देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। सवाल क्या पूछेगा मैं उस पर भी आऊंगा। 1 के ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा, 2 पहले सबको अकेले अकेले लिख लो, 3 फिर क्या होगा 1 और 2 का जोड़ा बन जाएगा, फिर इसी तरीके से 2 और 3 का बन जाएगा, और एक आखिरी बन जाएगा 1 और 3 का जोड़ा। ठीक है, फिर एक जोड़ा बनेगा पूरे का 1 2 3 पूरा भी इसके अंदर है। क्या सर इसको 1 2 3 को मैं 2 1 3 बोल सकता हूं? नहीं, याद करिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और एक आखिरी क्या, कुछ भी नहीं। तो ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने सबसेट लिखा है। उसने पूछा पावर सेट बताइए, बताओ क्लियर है, अंतर समझ पा रहे हैं? पावर सेट मतलब कि सबसेट का भी सेट, सबसेट का सेट। पावर सेट में लिख लो सेट ऑफ सबसेट्स। नोट्स जरूर बनाएंगे, नहीं तो हम बहुत मारेंगे हैं घर में घुस के। ओके सर वो तो कर ही नहीं सकते। देखो भाई नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको पास कराएंगे। अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, 2 दिन बाद गायब हो जाए, गायब। कभी भी रटना नहीं है, चीजों को समझना है। मैंने कहा अर्थमेटिक भी समझो, फॉर्मूला से याद करोगे। सर शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है जब 10 सवाल वैसे होंगे लगातार। 10 दिन बाद अगर भूल रहे हो मतलब ट्रिक याद करो। ट्रिक क्या देगी एग्जाम में, धोखा देगी। ठीक है, नोट करिए, नोट्स बनाइए। ये वीडियो फिर से नहीं देखनी है, नहीं देखने, कसम खा लो, कसम खा लो नहीं देखने, फिर से नोट्स बनाइए। ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट। मुझे ना जाने क्यों लग रहा है कि यार यहां से सवाल यूपीएसआई में आ सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा थोड़ी कि भाई जो 2016 में सवाल पूछे वही सारे पूछाएंगे, वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है यार ये वाला सवाल बनता है। क्यों बनता है, देखिए उसने पूछा, उसने क्या बोला कि एक सेट है ए, एक सेट है ए जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है, 5। वो 5 एलिमेंट हो सकते हैं यार, ए जे के पी एल, या हो सकता है उसने वो ऐसे भी दे दे, दोनों तरीके से दे सकता है। कहता है कि एक सेट है ए, ये बताओ इसके कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट होंगे। अब हम कहेंगे यार अब लिखने पड़ेंगे ए जे के पी एल। मैं तो कह रहा हूं कि वो यहां तक ये भी दे सकता है 7 6 5, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे। तो अगर वो नंबर को बढ़ाते जाएगा ना तो वो आपको ये वाला पूछेगा सीधे, वो आपसे सीधे ये पूछ लेगा। वो आपको ऑप्शन ऐसे नहीं देगा 2 की पावर 7 आप निकालने बैठे, वो हो सकता है वो उतना नहीं पूछने वाला। वो सीधे आपको या तो ऑप्शन, अगर वो छोटा रखता है जैसे मान लो 5 रख रहा है, 2 4 8 16 32, ठीक है। अगर 7 भी रख रहा है तो 64 128, ज्यादा लंबा भी नहीं खींचा कि आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़े। बट मान लो 5 देता है या 7 देता है, 7 का मतलब क्या हो गया, 2 4 8 16 32 64 128, मतलब इसका आंसर होगा 128 सबसेट होंगे। अब बताओ मैं निकालने बैठूंगा तो निकल पाएंगे? मैंने दे दिया 1 से लेके 7 तक, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, बताओ इसके कितने सबसेट होंगे, तो समय लग जाएगा। तो ये याद होना चाहिए। अब याद कैसे रहेगा, देखो वैसे फॉर्मूला भूलना नहीं है, कभी ऐसा ना करने लगना कि n की पावर 2 था क्या, ठीक है। कभी अगर लग रहा है कि डाउट आ रहा है तो वो याद, वो भी मैं बताता हूं कि वो उस डाउट से कैसे बचोगे, उस डाउट से कैसे बचोगे उस पर भी बात कर लेते। देखो अगर डाउट आएगा, क्या हमें तो ये भी समझाना ना भाई, हमें पता है ना एग्जाम में छोटे छोटे डाउट आते हैं फॉर्मूला क्या था, ठीक है। देखो अगर एक बात समझो, फॉर्मूला में डाउट आएगा आपको n² या 2 की पावर n, डाउट इसी में तो आएगा, डाउट इसी में आएगा। तो अब एक बात समझो, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो यहां पर आंसर क्या आएगा 1, और यहां पर आंसर कितना आएगा, यहां पर आएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। अब एक बात बताओ, केवल 1 के कितने सबसेट हैं, कितने हैं 1। बहुत मार मारेंगे भाई, केवल 1 का 1 ही है, ये भूल गए क्या? नहीं फिर उनको नहीं मारेंगे जिनने बोल दिया, ठीक है। तुमसे बड़ा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई, कुछ भी बोल सकता हूं, ठीक है। कोई कहे सर आप हमें मार मारो, भाई कहां से मार लेंगे, कई होते हैं, कोई ऐसी बातें भी करने लगते हैं, ठीक है। इधर आओ, तो 1,5 यानी कितने सबसेट हो गए 2। क्या आप फॉर्मूले में डाउट आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट। लेकिन वो पूछेगा क्या, ये तो सबको अब याद हो गया होगा, वो वाला पूछेगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर वर्ड तो हमें याद ही नहीं है, हमें तो सबसेट याद है तो हम बोल देंगे 2 की पावर n। क्या बोल देंगे 2 की पावर n। लेकिन प्रॉपर मतलब कि उचित, उचित समुच्चय क्या होता है, उचित समुच्चय क्या होता है, ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जहां पर
ए जो है वो बराबर ना हो जाए बी के। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है, या दोनों को बराबर मत करो। हम ये हमारे लिए तो यही सही है, ये ए ये बी। हम यार ये वाला चीज थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, जो स्टार्टिंग में थे ना कुछ कि यार ये सर दोनों बराबर, ये वाला थोड़ा सही सा नहीं लग रहा, दोनों को बराबर कर देंगे, नहीं। यानी हम यहां पर एक एलिमेंट या एक सेट, ये जो सबसेट होता है उसमें से एक को हटा देते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। हो सकता है वो सीधे आपसे फॉर्मूला भी पूछ रहे तो याद रहेगा। 2 की पावर n माइनस 1, ये एक कौन सा है जहां पर a बराबर हो गया b के, उसको क्या कर दिया, हटा दिया। वो एक कौन सा है, तो a बराबर b वाला है जो हमने हटा दिया। बताइए समझ में आया सभी को? बहुत आसान है, बहुत आसान, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई आगे आते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो बस सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो यूनिवर्स ब्रह्मांड, ये तो हमारी धरती हो गई, ऐसी न जाने कितनी ही धरतियां, तो ब्रह्मांड जो है मतलब कि सब कुछ ही आ गया उसके अंदर। जैसे मैं कहूं, आपने ऐसे सवाल देखे होंगे कि एक गांव में कुछ आदमी शिक्षित हैं, या ये कह लो कि एक सिटी में कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, कुछ चाय पीना पसंद करते हैं, है ना, तो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते। तो सभी जो लोग हैं उनका जो सेट होगा, उनका जो कलेक्शन होगा, वही होगा यूनिवर्सल सेट। बात क्लियर है? समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? अभी हम आगे फिगर में भी समझेंगे, अभी हमें ऑपरेशन करने हैं, काटा पीटी वाले नहीं, ये इसके ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखिए वेन डायग्राम, यानी कि अब हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेना रेख बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए वेन डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊं, ये लोग हैं, ये बच्चे वो हैं जो अंग्रेजी में पास हुए। सवाल करें ना, ऐसे भी 2-3 सवाल देखेंगे। ये वो बच्चे हैं जो मैथ में पास हुए, ये इंग्लिश में पास हुए, मैथ्स में पास हुए। तो ये जो पूरा बक्सा है, ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये इसके अंदर पास भी हैं, फेल भी हैं, अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले, रीजनिंग वाले, जीएस, सब बच्चे इसके अंदर हैं। तो ये जो सब है ना, इसी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है यूनिवर्सल के यू के लिए। ये वाला यू जो है इसको डिनोट कर रहा है। बात क्लियर? ये यू यूनिवर्सल को डिनोट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात क्लियर है? आ जाइए अब हम आते हैं ऑपरेशन पर। ऑपरेशन मतलब कि क्या हुआ, जोड़ घटाव टाइप की चीजें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशंस है ना। इसी तरीके से अब हम ऑपरेशन करेंगे सेट्स पर। ये क्या होता है, ये होता है यूनियन। ये क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्शन। उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन, ये हो गया माइनस। अब कोई कहेगा सर यहां पे प्लस तो है ही नहीं, यहां पर प्लस तो है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे आगे। यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब जोड़, एडिशन ही यूनियन है। यूनियन क्या है, यूनियन एक तरीके से एडिशन है। क्या है, अब उसको देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो दोनों में हो, और माइनस का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, घटाना है, ये तो माइनस है ही। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या है। अब यहां पे प्लस ऑलरेडी उसने यूनियन से दिखा दिया। जैसे मैंने कहा कि ए मतलब कि 1 2 3, ठीक है। बी का मतलब ये हो गया, मैं कह रहा हूं बी कह दिया मैंने 2 5 7, ठीक है। अब पहला सवाल देखिए, पहला कह रहा है कि बताइए यूनियन बताइए। ए यूनियन बी अगर मैं यहां पे लिखूं तो समझना, यूनियन मतलब जोड़ दो। जोड़ दो का मतलब 1 2 3 2 5 7। 1 में 2 मत जोड़ने लगना, ठीक है। 1 + 2 ऐसे, प्लस वैसे नहीं, प्लस मतलब दोनों को साथ ले आओ। जैसे अगर मान लो अभी तो 1 2 3 इसलिए आप ऐड कर पा रहे हो, अगर यहाँ ABCD होगा तो ऐड नहीं कर पाते ना, जानते हैं कहीं, नहीं जानते तो बिल्कुल बेसिक से, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अगर मान लो ए में लिखा होता A B C, है ना, और बी में लिखा होता C D E, तो अब उनमें जोड़ तो नहीं सकते, मतलब कि एक साथ लिख दो बस। फिर वही बात आ जाती है कि भाई एक चीज को 2 बार नहीं लिखते हैं, लिखना नहीं चाहिए, तो इस 2 को हमने हटा दिया। यानी ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 5 7। 2 था पहले इसलिए 2 को नहीं लिखा। आ जाइए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो वो तो आपको दिख गया ना, दिख गया नहीं दिख गया, जो काटा वही कॉमन था। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया जो दोनों में कॉमन हो। लास्ट ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब समझिए, और यहां पर एक और देख लेते हैं, बी माइनस ए। देखिए यहां पर क्या है, ए में से आप माइनस कर दो बी को, इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, ए की वो चीजें जो बी के अंदर नहीं है। बात को समझना, ए के वो गुण, एक तरीके से हम कहें ना, हमें अच्छे गुण लेने चाहिए। आपके पास कुछ अच्छे गुण हैं,
ठीक है, लेकिन किसी और के पास कुछ और अच्छे गुण हैं। ये एक ऐसा गुण है जो आप दोनों में है, तो a माइनस बी मतलब वो गुण जो उसके पास है आपके पास नहीं है। a माइनस बी को अगर मैं कहूं सेट की भाषा में, तो वो एलिमेंट्स जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो वो हो गया 1,3। 2 तो है। अब आप ये मत कहने लगना सर यहाँ पे 5 7 है, वो अलग बात है। अब वहीं पर अगर मैं कहूं b माइनस ए, b में से a को घटा दो, जैसे b में से a को घटाओगे तो केवल 2 को ही घटा पाओगे, 2 ही हटेगा, 1 और 3 तो है ही नहीं उसके पास, तो यहां पर आएगा b में से a घटाओगे तो 5,7 आएगा। बताइए बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, a माइनस बी का मतलब होता है कि a की कौन सी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो b के पास नहीं है। ये नहीं कहने लगना कि 1,3 a में से b को माइनस कर रहे हैं तो -5 और -7 आ जाएगा। इन फनी चीजों से आपको याद रहेगा कि हाँ यार वो बात माइनस माइनस थोड़ी आ जाएगा, माइनस नहीं आ सकता है। तो यानी कि क्या आएगा, a और b में कॉमन क्या है, सॉरी a माइनस बी क्या है 1,3, कॉमन क्या है दोनों में 2। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा अब आप वीडियो को करेंगे पॉज, और वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, ये चीजें लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। 1 मिनट लगे, 1.25 मिनट लगे, ये हमने एक ही चीज देके आपको 6 सवाल पूछ लिए, 1 सवा 1.5 मिनट लो, इन सब के आंसर लिखो, फिर वीडियो को स्टार्ट करना, फिर मैच करना कि कितने आंसर आपके सेम आए। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, आशा को तोड़ना मत, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आओ वापस, कॉमेडी में मजा आता है, लेकिन एक बात याद रखना भाई, देखो मजा हर जो अच्छी चीज होती है ना, जैसे वैसे क्लास में मैं उतना कॉमेडी करता नहीं, पर कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी क्लास में समझ में तो अच्छे से आता है बट मजा नहीं आता, कम मजा आता है। अब देखो यार, हमारा काम है समझाना, अगर मजे ही दिलवाने होते तो कपिल शर्मा को खड़ा कर देते, और खड़ा क्या करें यहाँ पर, उसकी तो आप वैसे ही वीडियोस देख सकते हैं। बात को समझिए, जो चीज अच्छी होती है वो खाने में उतनी टेस्टी नहीं होती। जैसे करेला पसंद कम को होगा, कद्दू कम को पसंद होगा, लेकिन दे आर मोर बेनिफिशियल। नीम, तो उस चीज को समझिए। देखिए अभी कम से कम पढ़ाई में तो मजा नहीं ढूंढना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि यार मजा उस दिन आ जाएगा जिस दिन नौकरी लग जाएगी, जिस दिन जो एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हाँ यार अब इससे नीचे हम नहीं गिरेंगे, है ना। चलिए स्थिरता आ जाएगी जीवन में, तो उस दिन मजा लेना है। अभी हर चीज में मजा मत ढूंढो, मजे के लिए बाकी वीडियोस देखना, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा बहुत मजा दे पाऊं, लेकिन मजे के चक्कर में काम वाली चीजें नहीं छूटनी चाहिए यार, ठीक है। हम या तो समझा लेंगे बढ़िया से, जो समझा नहीं सकता वो मजे दे देगा। आओ वापस इधर आओ। ए यूनियन सी बताना है, लिख लिया सभी ने? ए यूनियन सी लिखते हैं भाई, ए और सी को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 3 5 7 9 और 11। सी को उठाओ, 11 तो ऑलरेडी है। देखो आप अगर ये सवाल पूछा गया, अगर आप यहां पे सवाल को देखें तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख रहा है जनरली, लेकिन एग्जाम में हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा है, अच्छा 9 7 11 13 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सभी का सही है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। बी यूनियन डी, बी डी क्या हो गया, 7 9 11 13 15 17। क्लियर? आगे बी इंटरसेक्शन डी। अब कॉमन क्या क्या है इन दोनों में, बी और डी में कॉमन क्या है, तो मुझे 15 और 17 याद है कि बी इंटरसेक्शन डी है। 7 9 11 13 15 17 क्या आ जाएगा, 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ गया। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, तो मुझे केवल 11 कॉमन दिख रहा है, 11 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अब इसमें थोड़ा सा आराम से करेंगे। जैसे ए तो हो गया ये, अब ए, अब पहले इस ब्रैकेट को ही देख लेते हैं। बी यूनियन डी को देखो, बी और डी को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, वैसे हमने पहले ही लिख रखा है तो इसी को देख लेते हैं। बी यूनियन डी, बी और डी को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। अब देखो इसमें कौन सी चीजें हैं जो ए के अंदर भी हैं, ए और इसके अंदर, ये तो हमने ये लिख लिया। ए और इसके अंदर क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो क्या चीजें हैं भाई जो कॉमन है, देखो भाई 7 है, 7 है, 9 है और 11 है। इन इसका आंसर कितना आ गया, 7 9 11। बताओ ये सही है सभी का, है ना, ये भी सही है। इतना ही पूछ सकता है और नहीं पूछने वाला, जान नहीं निकालेगा हमारी। ए यूनियन डी और बी यूनियन सी लिखा है क्या, ए यूनियन डी नहीं लिखा है, चलो लिख लेते हैं। ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, उनके बीच में क्या कॉमन है, तो ए और डी को जोड़ दो जरा।
ए और डी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 7 9 11 15 17, कितना आ जाएगा, इसी में लिख देंगे और 15 लिख ले रहा हूं, समझ जा रहे हो ना, 15 और 17 भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे 5 किसका लिखा था, बी और डी का, बी और डी में कोई कॉमन नहीं। ठीक है, ए यूनियन डी, ए और डी को जोड़ दिया, बी और सी को जोड़ दो तो 11 13 15 और आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया बी और सी को जोड़ने पर। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो देखो क्या 3 5 7, 7 है भाई, 9 है, 11 है, 13 नहीं है, 15 है, तो यानी आंसर हो जाएगा इसका 7 9 11 15। आई होप क्लियर है। ठीक है, बढ़िया लगेगा क्लास के बाद तो नीचे कमेंट करके जाना, हाँ सर समझ में आया, अगला चैप्टर हम चाहते हैं ये हो जाए। ठीक है, कोई चैप्टर लगता है छोटा मोटा तो उसको ऐप से भी देख लेना। ठीक है, ज्यादा वो कंजूसी मत करना, कुछ गुरुदक्षिणा भी होती है, नहीं होती है, बताओ समझ में आ रहा है ना अच्छे से यार। चलिए आइए यार, अब यहां पर आ जाओ, ये आपको दे दिए 4 ऑप्शन, फटाफट से ट्राई करो वीडियो पॉज करके कि इनमें से कौन सा सही है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 ऑप्शन दिए इंपॉर्टेंट। अगर आप इस सवाल को कर पाए ना, इसका मतलब कि आपको समझ में आया है, ये बात कंफर्म है। अगर आप इस सवाल को सही से कर पाए, इसका मतलब आपको सेट की अब अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, तो आंसर कितनों ने दिया भाई बी, वीडियो पॉज करके कमेंट करना नीचे, हाँ भाई सही था। भाई ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए जो है वो बी के अंदर है, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए और बी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बी ही आएगा ना। ए वाला जो एक्स्ट्रा है, बात को समझ गए ना, ए है 1 2 और बी क्या है, बी है 1 2 3 4 5, तो जोड़ोगे तो ये चीज को 2 बार तो लिखोगे नहीं, यानी कि आंसर क्या आ गया ये, और इसका मतलब कि बी। बताइए बात क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए तो अगला सवाल देख लो, फटाफट से आधी मिनट का समय लो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ये तीनों सवाल बिल्कुल सही चाहिए, क्लियर है। चलिए भाई फटाफट से देखते हैं, अगर x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो बताओ x माइनस वाई कितना होगा। तो x के कौन से एलिमेंट हैं जो y में नहीं है, तो देखो भाई f, अब देखो यहां पर इसने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है, अब इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो देखो a है क्या, उधर नहीं है तो a आ गया, b है क्या, b है, c है क्या, नहीं है, d है क्या, है, तो यानी x माइनस वाई हो गया वो चीजें, ये वो चीजें जो यहां पर तो हैं लेकिन यहां नहीं है, तो आ गया a कॉमा c। अगला सवाल, तो बताओ y माइनस एक्स, कौन सी चीजें जो y में तो हैं और x में नहीं है, तो आप कहोगे f और g, सीधी सी बात है f और g। आगे क्या बोल रहा है, बताइए कौन सी वो चीजें हैं जो दोनों में है, x इंटरसेक्शन y, तो वो तो हमें पता है क्या है, b और d। क्या आंसर आ गया, तो लास्ट वाले का आंसर आ गया b और d। आई होप क्लियर है सारा। अरे हाँ है ना, जोर से बोलो। अब कई होते हैं ऑफलाइन में बदमाश टाइप के, बदमाश तो नहीं कहेंगे, कहेंगे इनमैच्योर, थोड़े से बचपना होता है, जोर से बोलो तो जोर से बोलते जय माता दी, ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे मतलब कितना मुश्किल सवाल कर लिया या कितना हमने जोकर बना दिया, पूरी क्लास में एकदम ठहाके लगवा दिए, खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। होना चाहिए, बट अभी वो ठोकर नहीं खाई है इसलिए मतलब छोटी छोटी चीजों में ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, उतना खुश नहीं। पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई जहां करने जाओ वहां पढ़ो, जहां मौज लेने जाओ वहां पर मौज लो। चलिए भाई आ जाइए आगे, एक और छोटा सा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिसजॉइंट सेट। प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की कम तो है मगर चीज थोड़ी सी अच्छी है। क्या है, देखिए डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में आप इसे देखें, डिस मतलब कि अलग और जॉइंट मतलब अलग। डिस जैसे कहते हैं ना, मेरा नी डिसलोकेट हो गया है, मेरा घुटना डिसलोकेट हो गया, मतलब अपनी जगह से थोड़ा हट गया है। ठीक है, उसी तरीके से डिसजॉइंट मतलब कि दोनों सेट के बीच में क्या नहीं है, जॉइंट नहीं है। तो कुछ समझ पा रहे हो क्या। अगर मैं पूछूं आपसे इसमें सवाल कैसा आएगा, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अभी आपको 2 ऑप्शन दिए, वो 2 ऑप्शन और दे देगा। निम्न में से कौन, इसे हिंदी में कहते हैं असंयुक्त, संयुक्त मतलब एक साथ जुड़े हुए, असंयुक्त मतलब अलग अलग। तो वो यही कहना चाह रहा है कि बताइए ऑप्शन कैसे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहता है निम्न में से कौन से असंयुक्त समुच्चय हैं, निम्न में से कौन से असंयुक्त समुच्चय। अब हमें यही नहीं पता असंयुक्त क्या है ना, तो थोड़ा सा आइडिया लाओ। इंग्लिश में यूपीएससी का पेपर तो आएगा नहीं, तो कोई पेपर मान लो दिल्ली का कोई DSSB या किसी का भी पेपर है, इंग्लिश में आता है, तो देखो डिसजॉइंट मतलब अलग अलग हो, तो क्या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इस बात को समझना, अगर मैं कहता हूं कि A और B, अगर A और B डिसजॉइंट सेट हैं तो
फटाफट से अपनी कॉपी में लिखो, ये क्या होगा, ए और बी अलग अलग हैं, ए और बी अगर अलग अलग हैं तो उनके बीच में कॉमन क्या होगा, फाइव। जीरो नहीं कहते, फाइव कहते हैं। यहां पर जीरो कहने का मतलब दोनों के बीच, इसमें भी जीरो है और उसमें भी जीरो है, यहां पे कहेंगे फाइव। फाइव मतलब कुछ भी नहीं। अब देखो 2 6 10, तो यहां पर कोई कॉमन है क्या 2 6 10? नहीं, तो ये है डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? ए ई आई ओ यू, ए मिल गए यहां पर तो सीधे, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो जो अगर वो कहता है ना इनमें से कौन सा असमुच्चय, कौन सा असंयुक्त समुच्चय है, तो 4 ऑप्शन देता है, उसमें से 3 तो ऐसे दे देगा, एक ऐसा दे देगा। क्लियर है? छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है समुच्चय का पूरक, है ना, पूरा करने वाला। तो समुच्चय का पूरक बताना है यहां पर। अब इन पर आते हैं मेन, वो तो नाम वाम तो छोड़ो, मेन इस पर आना है। ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना उसको ऐसे दिखाते हैं, डैश। कैसे दिखाते हैं? डैश से। ए डैश, बी डैश, सी डैश। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अभी ये सब रटने नहीं है, यही मैं कह रहा हूं, ये रटना नहीं है। अब समझो, अब यहां से आता है वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंट यूज। कई चीजें वो आपसे सवाल में पूछने वाला है, आप एग्जाम में उनको रटेंगे नहीं, उनको बना लेंगे। अगर कहीं भी मुझे डाउट आता तो मैं बना लूंगा, समझूंगा कि यार होता क्या है। अगर मैं कहूं कि ये ए है, अगर मैं कहूं ये ए है, ये क्या होगा? ये बक्से को क्या कहते हैं? इस बॉक्स को, इस रेक्टेंगल को क्या कहते हैं? यू। अगर वो ए है, पूरा यू है, तो इस पार्ट को कहते हैं, जितना भी ए के बाहर है, जितना भी ए के बाहर है, इसको कहते हैं ए डैश। इसी को कहते हैं ए डैश। यही कॉम्प्लीमेंट है ए का, यही ए का पूरक है। पूरक मतलब कि देखो भाई, इसमें इसको जोड़ दोगे तो पूरा बन गया, पूरक हो गया। बात समझ रहे हो? तो ए को छोड़ के जितना भी बचता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को ए डैश कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी मैं और भी कुछ चीजें समझाऊंगा छोटी छोटी से, उनको भी देखेंगे। अब ये क्या कह रहा है? ए डैश का मतलब क्या हुआ? यू में से, मतलब पूरे में से किसको हटा दिया? ए को हटा दिया। पूरे में से अगर मैं ए को हटा दूंगा तो ए डैश आएगा, बात सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं इसको रटना नहीं है। वो कहता है बताओ ए डैश को आप कैसे लिख सकते हो, तो उसने आपको 3 4 ऑप्शन दे दिए। एक यू माइनस एक ए माइनस यू, रटो मत, समझ लो कि अगर पूरा यू है तो उसमें से मैं जो वो कह रहा है उसको हटा दूंगा तो ए डैश आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़िए। ए डबल डैश, ए डबल डैश क्या होता है? ए आ जाता है। ए डबल डैश मतलब देखो, ए को छोड़ दो, अगर आप इसको इसी तरीके समझो, ऐसे समझो या फिगर समझो, ए को छोड़ दिया तो यहां पर आ गए, और इसको छोड़ के जो बचा वो ये हो गया। जैसे ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब होता है टोटल में से ए को घटा दो। ठीक है, तो ए डबल डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल में से ए डैश को हटा दो, तो ये कितना हो गया? टोटल में से माइनस कर दो u माइनस ए, तो u माइनस इंटू माइनस प्लस। बताओ समझ में आ रही है बात? तो u से u कैंसिल हो जाएगा, फिर से a आ गया। छोटी सी बात है, समझ में आ गया कि a डबल डैश, किसी का भी डबल डैश वापस यहां से वहां गए, वहां से फिर वापस यहीं आ जाएंगे, तो किसी का भी डबल डैश क्या होगा? उसी के बराबर होगा। अब a और a डैश में क्या कॉमन होता है? अभी हमने देखा कि ये है हमारा a, ठीक है, तो जो बाद बाकी बचा वो a डैश है। तो a और a डैश में क्या कॉमन होता है? कुछ भी नहीं। रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटेंगे। ए में अगर मैं ए डैश को जोड़ दूं, अगर मैं ए में एक डैश को जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? तो पूरा बन जाएगा। ये ए हो गया पूरा, और ये पूरा ए डैश हो गया। पूरे को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। ये सारे ही लॉज होते हैं, ये सारे लॉज याद रखने हैं, रटने नहीं है, समझने हैं बस। अब आप बताओ, क्या इनको रटने की जरूरत है? सवाल कभी भी आ जाएगा, हम देख के समझ जाएंगे। बस इतना याद रहना चाहिए, ए डैश का मतलब ए को छोड़ के कुछ भी, ए को छोड़ के कुछ भी नहीं, ए को छोड़ के जो भी बच गया, टोटल में से इसको माइनस कर दो, टोटल में से इसको माइनस कर दो। ठीक है, बस इतना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस सवाल कैसे पूछे जाएंगे? ऐसे पूछे जाएंगे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई फटाफट से वीडियो को करो पॉज, 1 मिनट लगे, 1.5 मिनट लगे, ये 1 2 3 4 5 पांचों चीज का जवाब निकालो, पांचों चीज का करेक्ट आंसर निकालो। कितना आ रहा है देखें। मान लेता हूं कि भाई आपने पॉज कर लिया, फिर अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यू, मतलब सब कुछ क्या है? ये है सब कुछ। ए क्या है? 2 3, बी क्या है? 3 4 5, तो ये है सब कुछ। ए हो गया 2 3, बी हो गया 3 4 5। सवाल पूछ रहा है, बताइए ए डैश क्या होगा? यानी टोटल में से ए को हटा दो, यानी कि 2 3 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 4 5
और 6। बात क्लियर है भाई सभी को? ये हो गया। बी डैश बताना है तो 3 4 5 को हटा देंगे, 3 4 5 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 1 2 6। ये भी सभी का सही आया तो बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी हम इसको बनाएंगे भी, वेन डायग्राम में कैसा दिखता है उसको भी बनाएंगे। क्या पता भाई इनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि कल को वो डायग्राम बना के देख ले और पूछे बताओ इनमें से कौन सा सही है, ये किसका डायग्राम बना हुआ है। हो सकता है इसको देख के वो डायग्राम बनवा ले। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, देख लेंगे अभी। देखो ये क्या कह रहा है यहां पर, अगला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले देखो ए डैश क्या है, ये रहा, ये क्या है बी डैश, पहले ये देख लिए। अब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है दोनों में, 1 2 6 1 6। क्या आ गया, समझ गए? यानी ए डैश और बी डैश के बीच में अब कॉमन देख लेना है। अब ये एक सेट हो गया और एक सेट ये हो गया। क्लियर है? क्या कॉमन आ गया, 1 4 से 5 6 1 2 6 में तो 1 and 6। ये भी क्लियर है। चलिए हटाओ सबको, साफ सफाई। आगे ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए और बी को जोड़ लो और पूरे में से घटा दो। अभी इसका डायग्राम बनाना है इन तीनों का, ए और बी को जोड़ लो और पूरे में से घटा लो तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया ए यूनियन बी। ये पूरा एक सेट बना दिया, मैं जोड़ दिया। अब इस पूरे का डैश बताना है, मतलब पूरे में से इसको माइनस कर दो तो क्या आ गया 1 आ गया, 2 3 4 5 6। यहां पर भी आंसर हमारा कितना आया 1,6। ए यूनियन बी डैश का जो आंसर आ रहा है वही ए डैश बी डैश का आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? अभी उस चीज को भी देखेंगे। रटना नहीं है कि इसका आंसर ये होता है, ऐसे रटना मत। ए माइनस बी का होल डैश, मतलब कि ए में से माइनस कर दो बी को, क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 से तो 3 कट गया, बाकी कितना आ जाएगा? बाकी आएगा अपना 2। भाई ए की कौन सी चीज है जो बी के अंदर नहीं, तो 2। अब डैश भी लगाना है तो यानी पूरे में से 2 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 1 3 4 5 6। बताओ सारे सही थे क्या? बताओ सारे सही थे क्या? सही है, ठीक है। अब हमने जैसा कि बात करी थी, एक बार इन तीनों का फिगर बना लेते हैं। ये तीनों तो बहुत आसान है, बाकी अब हम फिगर बना लेते हैं इन तीनों के। अब देखो ये हो गया ए, ये हो गया मान लो बी, कुछ कॉमन था, ठीक है। ये हो गया पूरा कॉमन, पूरा टोटल यू हो गया। ये ए है, ये बी है। अब देखो मैं बना रहा हूं क्या, ए डैश, ए डैश। ए डैश क्या होगा, ये ए है, ये बी है, तो ए को छोड़ के जो बच रहा है उस पर लाइन कर दो। अब आपको चीजें और क्लियर होंगी। ए को छोड़ के जितना भी है उसको लाइन कर दो, मतलब ए के अंदर लाइन नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास 11th में मैथ्स थी तो आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है। चलिए बी डैश कहां है, तो बी डैश मतलब बी को छोड़ के जो बच रहा है, तो लाइन कर दो बी को छोड़ के। अब देखो, अब यहां पर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब जहां पर ये वाली लाइन भी होंगी और ये वाली लाइन भी होंगी, लाल वाली भी होंगी और ब्लू वाली भी होंगी। ये जहां पर दोनों मिल रही हैं वही है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, वही है कॉमन वाला पार्ट। अब आप वो देखो वो कौन सा है, तो अगर मैं उसे बना के दिखाऊं तो आप कहोगे कि ये और ये वाला पार्ट जो है यही क्या है, यही है ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ। बताओ आप इस बात से एग्री करते हैं? जहां पर भी डबल लाइन है, देखो बी के अंदर डबल लाइन नहीं है और इस वाले पार्ट जो दोनों के बीच में कॉमन है वहां तो लाइन ही नहीं है। यहां ए के अंदर भी एक लाइन है, यानी कि जहां डबल लाइन है वो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। क्लियर है? आगे बढ़िए। आपने देखा कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया था, यानी कि सवाल ऐसे भी आ सकता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निम्न में से किसके बराबर हो सकता है या किसके बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन दे, एक ऐसा एक ऐसा, वैसा सवाल भी देखेंगे, ठीक है। तो वो वहां पर हमें फिगर से और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। अगर मैं ए यूनियन बी का डैश बनाऊं तो वो भी यही बनना चाहिए। देखो ये हो गया क्या, ये क्या है, तो अगर मैं कहूं ये होता है यूनियन, अभी हम वेन डायग्राम पर और चलेंगे, ये होता है यूनियन। ए और बी जो दोनों के बीच में कॉमन है वो भी जुड़ गया, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ बचा, मतलब पूरे में से इस वाले गोले को हटा दो तो यही तो बच रहा है,
यही तो बच रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सेम। ये हमने कैसे देखा, डायग्राम से भी देख लिया और आंसर से तो सेम आया ही था। लास्ट, a माइनस बी का डैश बनाओ। क्या बनाना है अब आपको, कॉपी में बनाइए, फिर यहां पर वीडियो को स्टार्ट करना। a माइनस बी, ए में से b को हटा दो, ए में से b को मैं हटा दूंगा तो ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी इस वाले हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अब इसको टोटल में से हटा दो, इसको क्या करो, इसको टोटल में से हटा दो, यानी कि आंसर क्या होगा, ये रेड वाला आंसर होगा, ये रेड वाला आंसर होगा। बताइए समझ पा रहे हैं, ये मतलब बस ये बोलो क्लियर है। ये वाले पार्ट को हटा देंगे, किस पार्ट को हटा देंगे, इस पार्ट को हटा देंगे, बाकी जो भी शेडेड है दैट इज द आंसर ऑफ दिस वाला। ये फिगर हमने बना लिया, ए में से बी को हटा दिया और बाकी पूरे को ले लिया, ए माइनस बी का डैश। क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ए यूनियन बी डैश। बताइए निम्न में से कौन सा ए यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं 1 2 3 4 5 6 जैसे ये सवाल था ऐसा एक सवाल मान लूं और देखूं कि किसमें यही आंसर आ रहा है, लेकिन वहां पर छोटी मोटी गलती हो सकती है। तो यहां पर आपको फिगर से ही समझना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। देखो फिगर बनाते हैं फटाफट से। ए, अब जल्दी जल्दी बनाना, वीडियो पॉज कर लो आप फिर से देखना। ए यूनियन बी का डैश, ये हो गया ए यूनियन बी, और इसको छोड़ के जितना भी बचा ये क्या हो गया, ये हो गया ए यूनियन बी का डैश। यानी मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब थोड़ा सा ना फिगर को दिमाग में एनालाइज करने की कोशिश करिए। ए को छोड़ के जितना भी बचा, ठीक है, वो और बी के साथ कॉमन, उसका कॉमन हमें किसके साथ लेना है, बी के साथ। तो देखो अगर आप एक बार बनाना चाहते हो बना लो। ए को छोड़ के जो बचा वो ये होगा और उसका कॉमन ले लो बी के साथ। तो बी तो ये था, तो कॉमन वाला यानी ये वाला आंसर हो गया। इसके हिसाब से ये आंसर है। बात समझ पा रहे हो, थोड़ा सा समय देना इनको बनाने का। तो यानी ये गलत हो गया। आगे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो इसी तरीके से ए का इंटरसेक्शन बी डैश, बी को छोड़ के जो बचा, यानी इस केस में आंसर ये वाला आ जाता ये, लेकिन ये भी गलत हो गया। हमें तो आंसर कैसा चाहिए वैसा। आगे आइए, फिर कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए को छोड़ के जो बचा समझ में आ गया, बी को छोड़ के जो बचा समझ में आ गया, उनका इंटरसेक्शन। तो ये तो वैसे हम पिछले सवाल में ही देख के आए, और ए इंटरसेक्शन बी तो सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा, 3। फटाफट से इसी तरीके से एक बार वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को ट्राई करो। चलिए मैं आशा करता हूं कि भाई आपने ये वाला सवाल भी ट्राई किया होगा। थोड़ा सा रुक के देखिए, अब इसको देखते हैं कैसे देखेंगे। फिर वही फिगर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए सबसे पहले आप इसको बनाओ कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अभी यहां पर एक छोटी सी बात और मुझे समझाने, देखो सबसे पहले समझो यूनियन, यानी कि ये ऐसा यू जो है, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। उसमें डायग्राम के थ्रू अगर मैं अंतर समझाना चाहूं, अभी हम वेन डायग्राम यानी वेन आर एक भी देखें, उसमें भी डिटेल में बात करें, बट यहां पर भी समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं देखना चाहता हूं ए यूनियन बी क्या होता है और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, जैसे ये मैंने कहा ए है, ये मैंने कहा बी है। ठीक है, अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया ए। ठीक है, ये ए हो गया। मेरे को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, बट आप समझ जाएंगे। और अगर मैं बी की बात करूं तो ये हो गया बी। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जहां पर एक लाइन हो, जहां पर, यहीं पे वेन डायग्राम का भी डिस्कशन कर लेते हैं, जहां पर एक लाइन हो। अच्छा डबल लाइन होंगी तो चलेगा, डबल लाइन होंगी तो भी चलेगा। सिंगल लाइन डबल लाइन मतलब ए यूनियन बी मतलब कि जो ए में हो वो चलेगा, जो बी में हो वो भी चलेगा, तो जो दोनों में होगा वो तो चलता ही है ना। याद करो, मैं कह दूं कि यार ए का मतलब है 1 2 3, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लग गया, और बी का मतलब है मान लो 2 4 5। तो ए यूनियन बी का मतलब जो ए के अंदर है, जो बी के अंदर है, और जो दोनों में है वो भी चलेगा, जो दोनों में है वो भी लिया जाएगा। तो ये ए यूनियन बी समझ में आया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब वो दोनों में होना चाहिए। दोनों में होने का मतलब डबल लाइन, दोनों में होने का मतलब क्या होता है, डबल लाइन। अब समझ में आ गया, इंटरसेक्शन का मतलब डबल लाइन होनी ही चाहिए। और जब यूनियन होता है तो उसमें सिंगल लाइन तो चलेगी चलेगी, डबल लाइन वाला भी होगा। जो दोनों में कॉमन है वो तो चलेगा ही चलेगा। क्लियर है, इतनी सी छोटी सी बात है, फिगर बनाने लगते हैं फटाफट से। हमें आंसर चाहिए कैसा, ए और ए इंटरसेक्शन बी।
तो भाई ए इंटरसेक्शन बी किसको कहते हैं? ये ए है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन है, ये दोनों के बीच में कॉमन है, ये यू है। तो उसको छोड़ के, उसको अगर मैं टोटल में से घटा दूं, इस वाले पार्ट को अगर मैं टोटल में से हटा दूं तो क्या बचेगा? तो आप कहोगे ये बचेगा। यानी कि जो डायग्राम ऐसा आएगा जिसका आंसर वो हमारा आंसर है। मतलब जिसमें इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट आंसर आ रहा है, वही हमारा करेक्ट उत्तर है। जैसे ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, फिर जो बच रहा है उसको जोड़ दो। सॉरी, जैसे ये हो गया हमारा ए डैश, ए को छोड़ के जो बच रहा है, ठीक है, ये हो गया ए डैश। अब मुझे बनाना है मान लो बी डैश, तो ये बी को छोड़ के जो बच रहा है, ये हो गया हमारा जो बी को छोड़ के बच रहा है। अब मैं कह रहा हूं उसका यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि जो भी दिख रहा है ना, जो भी दिख रहा है वही आपका आंसर है। तो अब बताओ क्या ये दोनों एकदम एक से नहीं हो गए? क्या आप सिंगल लाइन वाला ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। दिस इज आवर आंसर, ए डैश यूनियन बी डैश। आप बाकी बना के देखो ना, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। अब बताओ कैसा बन रहा है? ए और बी को जोड़ दो, ए यूनियन बी क्या है? ये है ए यूनियन बी, ए और ए यूनियन बी है, उसको छोड़ के जो बच रहा है, यानी बाहर वाला आंसर है ना, इससे मैच नहीं कर रहा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए को छोड़ के जो बच रहा है यही बन रहा है ना। जैसे ये क्या था, ए हमने क्या बनाया, ए डैश यूनियन बी डैश। अब हम क्या बता रहे हैं, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? मतलब जहां पे डबल लाइन है जो दोनों के बीच में कॉमन है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों तो बराबर थे ही वैसे। ए यूनियन बी तो अलग ही चीज होगी, तो ये भी नहीं है। यानी करेक्ट आंसर हमारा ये है। बताओ, बात क्लियर है? अब करने के लिए तो आप इस सवाल को देखो, वैसे डायग्राम विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अब करने के लिए अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? आप यू ले लो, कैसे? 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद अगर आपको उसमें समस्या और ऑल्टरनेटिव हमारे पास हर चीज का है, लेकिन ट्रिक नहीं है। मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया इतने एग्जाम क्लियर करके, कि भाई ट्रिक जो है वो साथ छोड़ जाएं। क्या हमने ट्रिक की कोशिश नहीं करी थी? शॉर्टकट कौन नहीं चाहता जीवन में? आपको कहते हैं भाई कल सुबह उठोगे तो इंस्पेक्टर बन जाओगे या 2 करोड़ रुपए कमा लोगे। सर ऐसी ट्रिक बताओ तो मजे आ जाए, हाँ है ना। लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है। हमने भी कोशिश की, मैं शॉर्ट ट्रिक जो है आपको एग्जाम टाइम में या जब आप मॉक टेस्ट लाओगे धोखा दे जाएंगी, नहीं याद आएंगी क्या नीचे प्लस था या माइनस था। इसलिए कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट दूसरा क्या है, आप ऐसे कर लो, आप मान लो ए है क्या, आप मान लो कि ए है 1 2 मान लो, या 3 मानना 3 मान लो, और बी को ऐसा मानो जो इनमें कुछ कॉमन भी लेके आए, दोनों में कॉमन भी कुछ रखना। तो बी मानना 2। अगर आप 2 मानोगे नहीं तो एक तरीके से हमने ए और बी को अलग अलग मान लिया, कुछ तो कॉमन लेके चलना, बराबर नहीं लेना। मान लो 2 3 4 हो गया, इतना ही मान लो। तो अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, आंसर क्या बताते? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन क्या है? 2। तो डैश क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 1 2, नहीं 2 तो नहीं लेंगे, 3 4 5, यानी जहां से मेरा ये आंसर आएगा दैट विल बी माई आंसर, वो करेक्ट होगा। अब देखो, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए को छोड़ के क्या बच रहा है? तो ए को छोड़ के बच रहा है, यहां पर ए को छोड़ के बच रहा है 3 4 और 5, और बी को छोड़ के क्या बच रहा है? यहां पर 2 3 4 हटा दोगे तो 1 और 5, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? तो 1 3 4 5 यहां पर आ रहा है, और 1 3 4 5 यही था। आप चाहें तो इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। यार ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा 5। क्लियर? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और बी डैश तो लिखा ही था, दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो यहां पर भी 5 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो 1 2 3 4 है, लेकिन हमें तो ये चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हो। बात क्लियर है? सर एक ही तरीका करें, अरे जो आ जाए वैसे कर देना। एग्जाम में मैं हमेशा एक तरीके हमें 3 4 पता होंगे, लेकिन हम उसको लगाएंगे जो अंदर से आ जाएगा तुरंत। क्लियर? आगे बढ़े। देखिए, अब यहां से शुरू होता है वेन डायग्राम। अभी आप ये सवाल को कर सकते हैं, उसको छोड़ो, बट अभी हम एक बात कर लेते हैं एक बार वेन डायग्राम पर डिटेल में, ताकि रीजनिंग में भी इससे अगर सवाल आता है तो वो भी हम कर पाए। ठीक है? अभी इस सवाल को छोड़ो, यहां पर फोकस करो। सीधे 3 वाले पे एक बार बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला बात कर लेंगे 2 वाले का। 2 वाला भी इजी, 3 वाला बहुत इजी होता है। 3 वाला सबसे आसान होता है। जैसे मैं कहूं कि ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, ये वो बच्चे हैं जो मैथ में पास हुए, वो बच्चे हैं वो जो रीजनिंग में पास हुए।
बात को आराम से समझना बहुत आसान लगता है मगर कंफ्यूज कर देगा वो। देखो बात को कहां पर, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। अब देखो ये यहां पर मैं बच्चों की संख्या नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों की संख्या होती तो एकदम ऐसे थोड़ी था 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों की संख्या नहीं है, ये उस क्षेत्र को मैं दिखा रहा हूं, उस एरिया को डिनोट कर रहा हूं। ये वाला जो एरिया है ये इसको मैं 1 कह रहा हूं, इस एरिया को मैं 6 कह रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पे नंबर लिखा होगा तो नंबर मतलब कितने बच्चे पास हुए, तो वहां पर तो बहुत आसान है, वहां पे तो जोड़ ही दिया जाएगा। बस एरिया देखना, जैसे सवाल के थ्रू मैं समझाता हूं। कितने ऐसे बच्चे हैं, आप अपने मन से आंसर बताना कि ये इस रीजन में होंगे, इस क्षेत्र में हैं वो बच्चे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जो सिर्फ किसी एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मतलब सिर्फ एक। अब देखो सिर्फ एक का मतलब क्या है समझना। आप अपनी कॉपी में जो आंसर आए उसको लिख लो, ठीक है। ऐसे बच्चे जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में, ओनली 1, ठीक है। अब इसके मतलब समझते जाना। केवल 1 का मतलब हो गया, उसका आंसर होगा जो 1 में होगा, जो 2 में होगा और जो 3 में होगा, उसको जोड़ देंगे। अब मैं आपको दूसरी बात भी समझा दूं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट, रीजनिंग में आएगा, बिल्कुल आते रहता है। देखो यहां पर वो संख्या भी दे सकता है 4 9 12 13। तो इस तरीके से जब वो संख्या देगा तो आप उसमें इन जगह पे 1 2 3, आपको सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि यार वो एरिया है कौन सा। वैल्यू को तो जोड़ ही दोगे, तो एरिया पे हम बात करेंगे, एग्जाम में जो वैल्यू मिल जाएगी उसको जोड़ देंगे। तो 2.5 नंबर तो अपने यहां से हो जाएंगे, सेट से तो आने आना है, हुआ तो 2.5 नंबर अपने रीजनिंग में भी हो सकता है, नहीं 5 नंबर का हो गया टॉपिक, ठीक है। चलिए आइए, तो अब ये बात समझ में आई कि अगर मैं कहूं केवल एक ही सब्जेक्ट में जो पास हुए वो कौन सा क्षेत्र है, 1 2 और 3, इनकी जगह जो संख्या दी होगी उसको जोड़ देंगे, ठीक। आगे मैं कहता हूं एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, मतलब एग्जैक्ट 2 सब्जेक्ट में ही बच्चा पास हुआ हो। एग्जैक्ट 2 सब्जेक्ट में, एग्जैक्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप ये मान के चलना है कि आपके क्लास में इतने बच्चे अंग्रेजी में पास हुए जो इस गोले के अंदर, ये वो गोला है जो मैथ में पास हुए, जो रीजनिंग में पास हुए। तो एक प्रिंसिपल आते हैं, कहते हैं वो बच्चे खड़े हो जाओ जो एग्जैक्टली यानी एकदम 2 ही सब्जेक्ट में पास हुए। तो कौन कौन से बच्चे खड़े होंगे जो कौन कौन से क्षेत्र में होंगे, एग्जैक्ट 2, मतलब कि कौन खड़ा नहीं होगा, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास जो हुआ है वो खड़े होने के लिए बोला है। तो कौन सा बच्चा खड़ा नहीं होगा, जो तीनों में पास हुआ है, बस वो ही खड़ा नहीं होगा। जो 2 में पास हुआ है वो खड़ा होगा, और एग्जैक्टली 2 मतलब 2 में, क्या अगर ये वाला बच्चा खड़ा होगा क्या, नहीं होगा। क्या ये 2 एग्जाम में पास हुआ है, नहीं, ये केवल अंग्रेजी में पास हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा 4 5 और 7। बताना जरा क्या यही आपकी कॉपी में है, क्या यही आपने लिखा। अब मैं आ जाता हूं जो डाउट है, डाउट पर आ जाते हैं। अगर यहां पे लिखता एटलीस्ट 1 यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो, कम से कम एक विषय में पास हुआ हो का क्या मतलब है कि अगर एक से अधिक में होगा तो चलेगा, बस फेल नहीं होना चाहिए। यहां वाले बच्चे ना आ जाएं, यहां वाले बच्चे नहीं आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यानी अब यहां पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। हाँ है ना, बताओ 1 प्लस नहीं, मैं क्षेत्र की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। बात सही है, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो। अब एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, या सेकंड लास्ट पूछ लेते हैं, कम से कम 2 विषयों में पास हुआ, कम से कम 2 में। तो कम से कम 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर आएगा 4 5 6 और अब 7 भी आ जाएगा। कम से कम 2 में होना चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो चलेगा ना, ये लिख रहा है कम से कम 2 से ज्यादा चलेगा। और कम से कम 3 कहे तो कम से कम 3 में तो केवल 7 ही होगा। बताओ बात समझ में आई? बहुत छोटी सी लेकिन गहरी और इंपॉर्टेंट बात थी। आप गलत तो नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाइए इस सवाल पर। ये क्या कह रहा है, एक टाउन है, एक शहर है जिसमें 50% लोगों को चाय पसंद है,
40% को कॉफी पसंद है और 15% को दोनों पसंद है। अब इसका मतलब क्या, इसको एक बार वेन डायग्राम से देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला भी देख लेंगे। फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया। देखो अगर फॉर्मूला मैं पहले यही बता दूं कि फॉर्मूला क्यों आया। देखो इस पूरे को मैंने कहा ए है, ये पूरा जो सर्कल है ये ए है, ठीक है। ये पूरा सर्कल जो है ये बी है ना। अब इसमें से या समझो फटाफट से, मैं इस वाले चांद को, जो थोड़ा सा चांद कटा हुआ है, जो थोड़ा सा चांद कटा, उसको एक कह रहा हूं। ये जो दोनों के बीच में कॉमन है उस क्षेत्र को मैं 2 कह रहा हूं, और जो ये फिर से कटा हुआ सा चांद है इसको मैं 3 कह रहा हूं। तो अगर आप समझो ए का मतलब क्या, ए का मतलब 1 + 2 है, बी का मतलब क्या 2 + 3। अगर मैं बोलूं बताओ एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए यूनियन बी, यानी ए और बी के अंदर कितनी संख्याएं होंगी, ए और बी के अंदर कितनी संख्याएं होंगी। तो पहले देखना ए और बी, जो ए यूनियन बी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखो ए मतलब कि मैंने कहा ये फॉर्मूला ही होता है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आया क्यों, मैं वो बात आपको समझा रहा हूं। इसका कारण क्या है, देखो अगर मैंने ए ले लिया तो मैंने 1 2 ले लिया, मैंने बी ले लिया तो मैंने 2 3 ले लिया। लेकिन यहां पे देखो हमें चाहिए क्या था, हमें आंसर तो चाहिए ना 1 2 और 3। यहां पे 2 जो है वो 2 बार आ गया। अगर कोई चीज 2 बार आ गई तो एक बार उसको घटा देंगे। मतलब बात समझ में आई। उसी तरीके से सवाल था, आप ऐसे करना चाहिए फॉर्मूले से, फॉर्मूले में रटो मत बस। दोनों का जोड़ क्या होता है, ए प्लस बी, और माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन है, माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन है ना। ऐसे आपने कभी, हो सकता है कभी ये देखा हो, अगर मैं कह दूं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, ए और बी में अगर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब ए अलग है बी अलग है, ए अलग है बी अलग है, तो यानी ये चीज तो खत्म हो जाएगी ना उस केस में ये होगा ही नहीं। बस ऐसे समझाने के लिए। तो यानी वहां पर एन ए प्लस एन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर दोनों के बीच में कॉमन कुछ होगा ही नहीं। ए को जोड़ दो, बी को जोड़ दो। आ जाओ सवाल पर फटाक से। सवाल में अगर हम आ जाए तो सवाल कह रहा है कि यार 50% लोगों को चाय पसंद है, तो ये पूरा गोला दिखा रहा है 50%, ये पूरा गोला। कॉफी पसंद है 40% को, तो ये पूरा गोला दिखा रहा है 40% को, पूरा कॉमन वाला पार्ट मिलाकर। और वो कह रहा है कि उनमें से 15% को दोनों पसंद है, यानी ये जो कॉमन पार्ट है वो 15% है। ठीक है, तो बताओ देन व्हाट परसेंट ऑफ पर्सन लाइक ईदर टी और कॉफी, मतलब कितनों को या तो चाय पसंद है या कॉफी पसंद है। मतलब वो ये बोला, बताओ ये वाला क्षेत्र कितना है, ये वाला, यानी कि 50 प्लस 40 माइनस 15। 15 माइनस क्यों किया भाई, क्यों किया -15, क्योंकि ये दोनों में था। अगर मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाऊं तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, तो आप कहोगे 50 में से 15 घटा दो, तो भाई 50 में से 15 घट गया तो कितना बचा, 35 बच गया। मैं कहूं यार ये वाला पार्ट बताओगे क्या, आपने बिल्कुल 40 में से 15 हटा दो तो कितना बचा, 25 बच गया। तो आंसर क्या हो गया, आप कह सकते हैं 35 प्लस 25 प्लस 15। आ गया नहीं आ गया, देखो वही चीज आएगी, 50 40 90, और 90 में से 15 गया तो 75। आप यहां पे करके देखो 30 40 50 60 70 75, यहां भी वही आ रहा है ना, 30 30 60 70 75, एक ही बात आ रही है ना। क्यों आ रही है, क्योंकि भाई यहां पर हमने क्या किया, 15 इसमें से घटा दिया, 15 इसमें से घटा दिया, 2 बार 15 घटा दिया, 1 बार 15 जोड़ दिया। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ कॉफी पसंद है, बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ कॉफी पसंद है। तो आपको सिर्फ कॉफी मतलब चाय को हटा दो बिल्कुल, तो सिर्फ कॉफी हो गया 25%। ये भी पूछा जाएगा, सिर्फ कॉफी कितना है 25%, सिर्फ चाय कितना है 35%, दोनों में से कुछ भी, दोनों में से कुछ भी, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसे कितने % लोग हैं, आखिरी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल लिख लेना कॉपी में, ऐसे कितने लोग हैं जिनको या सिर्फ कॉफी या सिर्फ चाय यही पसंद है। अब फॉर्मूला अगर करोगे ना तो फॉर्मूला से हर बार हम आंसर यही देखेंगे और यही हम एग्जाम में ढूंढेंगे ऑप्शन कहां है, उसको टिक कर देंगे। लेकिन सवाल को पढ़ो, समझो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनको या तो सिर्फ चाय या सिर्फ कॉफी पसंद है। तो सिर्फ चाय और सिर्फ कॉफी आंसर होगा 60%। मजा आया, समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए फटाफट से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके।
गलत मत करना बस। चलिए ट्राई करते हैं। कोई भी वीडियो पहले स्टार्ट मत करो, अपना आराम से ट्राई करिए, फिर देखिए सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया तो कह रहा 55% लोगों को चाय पसंद है, 50% लोगों को कॉफी पसंद है और 45% को दोनों ही पसंद है। तो बताओ कितने परसेंट लोगों को नहीं पसंद है कुछ भी? कितने परसेंट लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है? क्या कुछ भी पसंद नहीं है? ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ भी पसंद नहीं है। अब देखो 58% को चाय पसंद। अब सबसे पहले देखो वेन डायग्राम में कुछ भी पसंद नहीं है का मतलब क्या हो गया? ये बात समझ में आ रही है? यानी कि हम क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेंगे ए यूनियन बी। क्या निकाल लेंगे? ए यूनियन बी, और उसके बाद उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। बताओ ना भाई, अगर आप यहां पे देखो ये पूछ क्या रही है हमसे, यही पूछा कि ए यूनियन बी को पूरे में से हटा दो जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो देखो 55% को चाय पसंद है, 50% को कॉफी पसंद है और 45 को दोनों पसंद है। तो ये वाला जो कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये लाल जो हमने क्षेत्र कर दिया, कितना आ जाएगा? तो आप हो गया 55 + 50 यानी कि 105 में से माइनस कर दोगे 45 तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। हम एग्जाम में सीधे देखें यार 60 कहां पर है, 60 कहां पर है। अच्छा अच्छी बात है, इसमें अभी ऑप्शन वैसे 60 दिया ही नहीं है। वैसे पहला ऑप्शन मैं यहां पे दूंगा 60। पहला ऑप्शन क्या दे दूंगा मैं? 60, कि भाई 50 50 100 और 5 105, ये आ गया 60। लेकिन आंसर क्या होगा? टोटल कितना होता है? अगर आपको नहीं दे रहा है, ये बात परसेंटेज में चल रही है, तो टोटल हमेशा 100% होता है, 100%, है ना। टोटल क्या होगा? कोई भी चीज परसेंट में बात चल रही है तो 100%। तो 100 - 60 यानी कि 40% इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर है? ठीक है, चलिए आ जाते हैं इस आखिरी सवाल पर। इस टाइप के आखिरी सवाल पर आते हैं, फिर उसके बाद जो यूपीएसआई में सवाल पूछे गए उन पर भी आएंगे। ठीक है, उन पर भी आएंगे। चलिए देखें, देखिए भाई ट्राई करना, जब तक नहीं होता है तब तक आगे नहीं बढ़ना। बहुत बढ़िया प्यारा सुंदर सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, इसे काफी कम स्टूडेंट सही कर पाएंगे। 60% स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी में पास हुए, 50% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास हुए और 10% बच्चे जो है वो दोनों में फेल हुए। अब आप देख रहे हो एक बात, यहां पर वो कह रहा है पास, यहां पर कह रहा है पास और यहां कह रहा है फेल। अब क्या करेंगे उसको देखते हैं। वो कह रहा है 60% जो है वो हिंदी में पास हुए, पास लिख देता हूं, और 50% जो है वो अंग्रेजी में पास हुए और 10% जो है वो दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल हुए। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो समझ जाना, या तो सवाल को पास से करेंगे या फेल से करेंगे। अभी तक हमने देखा तो यहाँ पास 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 दे रहा था, फेल फेल तो फेल दे रहा था। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इन दोनों को फेल में बदलूंगा या इसको पास में बदलूंगा। जैसे आप चाहो वैसे करेंगे, हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि दोनों में 10% बच्चे फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे दोनों में? तो टोटल में से माइनस कर दो। 100 होता है टोटल, परसेंटेज में बात चल रही है, टोटल क्या होगा? 100। 100 में से आप इस बात को समझिए, ये पूरा है 100%, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, 10% बच्चे दोनों में फेल हुए हैं। अगर 10% दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों में फेल मतलब ये पास और ये भी पास है, दोनों में फेल ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया दोनों में फेल होगा। तो ये वाला एरिया कितना हो गया? जो किसी एक में पास हो तो वो हो जाएगा 90। ये जो आ रहा है ये दोनों में पास नहीं आ रहा है, दोनों में से किसी एक में पास हो, दोनों में फेल नहीं है। अगर दोनों में फेल नहीं है यानी कि बच्चा यहां होगा, यहां होगा या यहां होगा, वो ये बात है, वो दोनों में फेल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये आ गया कि किसी भी एक में पास, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये आएगा 90। ये पूरा जो है ये पूरा 90 है। अब उसने बोला क्या है आगे, उसमें आगे बोला है हमें सवाल में कि 100 बच्चे जो है वो दोनों में पास हुए हैं। 100 बच्चे दोनों में पास हुए, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, इंटरसेक्शन वाले की। वो निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे। 90 जो है ए यूनियन बी है, ये बराबर कितना है हमारा 60 + 50 माइनस जो कॉमन है, तो
कॉमन बराबर कितना आ गया, 60 और 50 110, 110 में से 90 गया तो 20%, यानी ये जो पार्ट है ये 20% है। और सवाल में कह रहा है 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100। तो 20% की वैल्यू अगर 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इंटू में 5 यहां पर, इंटू में 5 वहां पर, 100% हो गया। 100% की वैल्यू होगी 500। टोटल बच्चे कितने हो गए, 100%। आप ऐसे कर सकते हो। अब फटाक से देखो, अगर मुझे फेल से करना होता तो देखो 60% बच्चे हिंदी में पास हुए हैं, तो फेल कितने हो गए हिंदी में, 60। हिंदी में हो गए 100 माइनस 60 यानी कि 40%। कितने बच्चे फेल हो गए हिंदी में, 40% बच्चे हिंदी में फेल हुए। इंग्लिश में पास हुए 50%, तो हिंदी में फेल कितने हो गए, तो हिंदी में फेल हो गए अपने 50%, 100 में से 50 गया। वो कह रहा है कि दोनों में फेल, जो दोनों में फेल हुआ बच्चा है वो कौन सा है, तो दोनों में फेल हुआ बच्चा है अपना 10%। तो यानी कि अगर मैं यहां पर ये फेल वाला बना रहा हूं, अंग्रेजी में फेल ही हो गया, हिंदी में फेल, तो जो इसके बाहर जो है, जो इसके बाहर है वो कौन सा है, वो है जो दोनों में पास होगा। बात सोचो, ये इंग्लिश में फेल होने वाला बच्चा है, ये हिंदी में फेल होने वाला बच्चा है, ये दोनों में फेल होने वाला बच्चा है, तो ये वो बच्चा है जो दोनों में पास हो गया। फेल के बाहर ही है, ये वाला पूरा एरिया फेल को दर्शा रहा है, तो ये हो गया जो दोनों में पास होगा। इसका मतलब ये हो गया 40 और 50 कितना, 90। 40 और 50 कितना, 90। 90 में से माइनस कर दो तो दोनों के बीच में तो कितना आ गया, ये आ गया 80। यानी ये वाला जो पूरा एरिया है ये 80% है। तो दोनों में पास होने वाला छात्र 20% है। फिर वही बात की 20% की वैल्यू 100 हो गई, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 500 होगी, नहीं होगी। एक बात को याद रखना, ये मत सोचना कि सर ये सीजीएल लेवल है, ये एमटीएस लेवल है, यूपीएसआई है या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। एक बात अच्छे से समझ लो, अभी जितने ही पेपर हो रहे हैं आप देख रहे हो सबका लेवल समान है, कोई नहीं कह सकता किसमें बढ़िया सवाल आ जाएगा, ठीक है। और मेरे को तो यूपीएसआई के सवालों की भी लैंग्वेज बढ़िया लगी, बैंकिंग जैसी कुछ कुछ लग रही है, लैंग्वेज में ट्विस्ट कर रहा है। अभी आपको देखे सीएचएसएल के सवाल जो है एसएससी सीजीएल के मेन से अच्छे हैं, तो ये बात आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी, इसका लेवल अच्छा है, इसका बेकार है। अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक है तो वो टॉपिक किसी और सब्जेक्ट, किसी और एग्जाम में भी है तो लेवल वही रखना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ जाएंगे, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया सभी को ये? चलिए अब आ जाते हैं तीनों वाले केस में। तीनों वाला केस का एक ही सवाल देख लेंगे क्योंकि बहुत आसान होता है। देखो तीनों वाला केस में 3 सर्कल बन जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं बस। ये तीन वाला केस मिल गया ना आपको, तो समझ जाना बहुत आसान सवाल मिल गया। क्यों? यहां पे सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से लिख देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर मैं कहूं मुझे बताना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला अगर मुझे क्षेत्र बताना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार, 6 एक बार, 7 एक बार, वही तो होता है। अब हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें n, इसका फॉर्मूला लिखते हैं n a यूनियन, ये n a प्लस n b प्लस n c, इतना तो प्लस कर दे, ए बी जोड़ दो, सी जोड़ दो, माइनस करेंगे n a इंटरसेक्शन b माइनस n b इंटरसेक्शन c माइनस n c इंटरसेक्शन a। अगर आप याद करो तो वहां पे क्या था, a प्लस बी माइनस जो दोनों में कॉमन है। पिछले फॉर्मूले में क्या था, a प्लस बी माइनस दोनों में कॉमन है। तो इसी तरीके से a b c, अब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, और एक बार ऐड कर देते हैं n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखना, बस सीधे फॉर्मूला ही चिपका देना। कैसे आया वो मैं एक बार समझा देता हूं, तो आपको ये याद करना और बेटर हो जाएगा। ये 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन। पहली लाइन में ए बी सी, तीसरी लाइन में ए बी बी सी सी है, फिर ए बी सी। ए बी सी को ऐड कर दिया, माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन, माइनस कर दो दोनों में कॉमन, माइनस कर दो दोनों में कॉमन, प्लस कर दो बीच वाला। ऐसा होता क्यों है देखो एक बारी, मैं इस स्क्वायर को हटा देता हूं। देखो भाई ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं ए की बात करूं तो ए का मतलब हो गया 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस, मैं दूसरे गोले की बात करूं तो 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है। अब
तीसरे गोले की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया +7 +6 +5 +3। अब थोड़ा ओरली कर लेते हैं। अब हमें माइनस क्या करना है जो दोनों में कॉमन हो, तो 4 और 7 को हटा दो, इसको माइनस कर दो। फिर 5 और 7 को भी हटा दो, 5 और 7 को भी हटा दो। फिर जो इन दोनों में कॉमन, हमने क्या हटाया, ये हटा दिया, इन दोनों का कॉमन हटा दिया, फिर अब इन दोनों कॉमन, तो 6 और 7 हटा दो। अब देखो अब हमारे पास बचा क्या है, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी होना चाहिए था। 6 कहां छूट गया, एक सेकेंड, यहां पर हमने लिखा था 7 6 5 3, 1 4 7 6 नहीं लिखा था, यहां पर रह गया था ए में। हो ही नहीं सकता कि अलग आए, ठीक है, यहां पर 6 रह गया था। बात क्लियर है? तो अब समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 भी है। अब आप देखो क्या नहीं है, 7 नहीं है। क्यों नहीं है 7? क्योंकि मैंने एक बार 7 7 7 7 को मैंने 3 बार लिया और 7 तीनों बार जब हम कॉमन ले रहे थे तो वो तीनों में कॉमन भी आ गया, तो 3 बार 7 कट भी गया। इसीलिए एक बार ऐड करना पड़ता है जो तीनों में कॉमन है। तो मैंने आपको ये समझा दिया फॉर्मूला कैसे आया, बात समझ में आ गई। इसमें ज्यादा मुश्किल वो पूछने ही नहीं वाला, बस आप ये देख लेना कि वो पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है क्या, 30% को चाय पसंद है, 25 को कॉफी, 40 को पेप्सी, 15 को दोनों पसंद है, 20 को ये दोनों पसंद है, 25 को ये दोनों पसंद है, 10 को तीनों ही पसंद है। तो बताओ कितने हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। बस ये लाइन ही सवाल को घुमा रही है, यही सवाल को गलती करवा सकती है। इसमें फॉर्मूला से हटवाएगा नहीं, वो फॉर्मूला तो सेम लग जाएगा, बस ये है कि 100 में से माइनस करना या नहीं करना। जैसे इसका आंसर क्या होता, जिनको अगर मैं लिखूं ये क्या है, टी, कॉफी या पेप्सी, इनमें से कुछ भी पसंद है, इनमें से कुछ भी पसंद है, उनकी संख्या कितने % होगी, तो 30 + 25 + 40 -15 -20 -25 और प्लस जो तीनों को कम, ये आ गया हमारा। ये वो संख्या है जो कुछ ना कुछ पसंद है, लेकिन कह रहा है कुछ भी पसंद नहीं है, का मतलब ये हो गया इन तीनों गोलों को छोड़ के जो पार्ट बच रहा है, यानी 100 में से इस पूरे को माइनस करना। अब देखो यहां पर आंसर कितना आ रहा है भाई, यहां पे देखो ये हो गया अपना 25 से ये 25 गया, ठीक है, ये 30 और 40 70 और 10 80, 80 में से गया हमारा 20 तो बचा 60, 60 में से 15 घटाना है तो 60 में से 15 गया तो 45। तो यहां पर हमें लगा कि आंसर ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये है जिनको कुछ ना कुछ पसंद हो, लेकिन कुछ भी पसंद ना हो तो 100 में से माइनस कर देंगे 45, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बताओ क्लियर है, कितना आ जाएगा अपना आंसर, 55 इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ क्या होता है, अपना जो सेट्स या सेट का जो थ्योरी है, या ये कह लो सेट थ्योरी, एक चैप्टर है, सेट का थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस भी कर ली, वो होता है खत्म। अब हम उन सवालों पर आते हैं जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ठीक है, 2016 वाले में। देखिए भाई पहला सवाल दिख रहा है सबको क्लियरली, फटाफट से सॉल्व करते आना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन डिस्कस करना है। ए की वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू दे दी है, तो बताइए ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्रमशः अवयवों का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को ही क्या कहते हैं, अवयवों की संख्या क्या है। अब बताओ ए यूनियन बी, तो देखो 6 8 10 15 56, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 8 को हटा दो, 23 को भी हटा देते हैं, 51 56 यहां पर भी है, 51 69, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं होंगी किसमें, ए यूनियन बी में। तो या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन कितना है, तो देखो दोनों में कॉमन 1 2 3, 3 कॉमन है, यही होगा। क्लियर, इतना ही आसान आने वाला है। अगला सवाल, वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत आसान है अगर अब तक जितना पढ़ा ढंग से पढ़ा तो। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, टोटल कितना है, 1 से लेके 100 तक, कोई संख्या छोड़ी नहीं, 1 से लेके 100 तक। तो और कह रहा है ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी 5 7 9 22 55, बी की वैल्यू ठीक है। तो बताओ ए यूनियन बी डैश, ए और बी को जोड़ो और उसके ऊपर डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इनमें कितने क्रमशः अवयव होंगे, यानी एलिमेंट होंगे। अब कितने हो जाएंगे भाई, तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, अब देखो 5, अगर ओरली जोड़ ले, ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे,
तो देखिए एक हो गया हमारा 5, 7 हटाओ 9, 22 एक बार आएगा, इसको भी हटा देंगे, एक ही बार काउंट करना है, फिर 50, फिर 55, फिर 68, ये 6 एलिमेंट होंगे। अब 6 एलिमेंट होने का मतलब कि जब मैं 100 में से माइनस करूं तो 90, अच्छा 94 क्यों नहीं है भाई, एक सेकेंड, 1 2 इसको हटाओ, 3 इसको भी हटाओ, 4 उसके बाद हो गया हमारा 5 इसको हटाओ, 6 7, इसके अंदर 7 एलिमेंट है, कितने हैं, ए यूनियन बी के अंदर 7 हैं। तो ए यूनियन बी डैश के अंदर कितने होंगे, तो ए यूनियन बी डैश मतलब कि टोटल कितने हैं, 100 हैं, 100 में से 7 घटा दोगे तो कितनी संख्या बची, 93। तो 93 बोले तो इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आ जाओ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा दोनों के बीच में कॉमन कितनी संख्याएं थी, तो देखो 7 था, 22 था और 55 था। तो ए एन का मतलब क्या होता है, नंबर, संख्या। ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर 3 संख्याएं थी, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर कितनी होंगी, 100 में से घटा दो 97, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना आसान है, कुछ नहीं है, बस जोड़ना है। अभी तो हम इन सवालों को 25-25 सेकंड में, 15-15 सेकंड में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा 1 मिनट लोगे, 40 सेकंड लोगे, बड़े आराम से हो जाएगा। अगला सवाल, वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। देखें, ट्राई कर लिया, मतलब आप पॉज करके ट्राई करना। ए और बी दो सीमित का मतलब फाइनाइट। अब जो फाइनाइट, अब फाइनाइट इनफाइनाइट भी समझ लो, है ना, छोटी छोटी बातें। जैसे मैं कहूं कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, तो उसमें कितनी संख्या है, असीमित है, इनफाइनाइट है, और यहां पे सीमित है। बात समझ गए, गिनती की जा सकती है। क्या कह रहा है, इस तरह मान लें कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन कितना है, 12। ए और बी के बीच में कॉमन कितने हैं, 12। ए माइनस बी 24 है, बी माइनस ए 45 है, तो बताइए एन ए कितना है, एन बी कितना है। बहुत बढ़िया और आसान सवाल, अगर आप कर पाए तो ओरली आपने कर लिया हुआ। क्या, देखिए मैं फिर से समझा देता हूं फिगर के थ्रू। वैसे ओरली करने वाला सवाल है, केवल 24 12 45 12 जोड़ दो, खत्म आंसर। ए माइनस बी कौन सा क्षेत्र है, ये ए है, ये बी है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया ए माइनस बी। हो गया, नहीं हो गया। अब ए, अब क्या कह रहा है आगे, बी माइनस ए, ये वाला क्षेत्र है। बी में से ए को घटा दो, ये ठीक है। और ये बीच वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये 12 है। ये वाला क्षेत्र जो है ये 24 है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये 45 है। अगर आप सवाल पढ़ के फिगर समझ चुके थे तो यानी ए माइनस बी यानी ये वाला पार्ट दे दिया, बी माइनस यानी ये वाला पार्ट दे दिया, ये बीच का कॉमन। ये सारे यूपीएससी के सवाल हैं, ठीक है। चलिए, तो एन ए, अब ये आने के लिए सीजीएल में क्यों नहीं आ सकता। कभी भी ये लगता है कि सीजीएल वाला या एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन वाला एग्जामिनर इस सवाल को देखे तो कहेगा हाँ भाई वेन डायग्राम का सवाल है, उठा लो, बढ़िया सवाल। अब तक मेंस तक में ऐसा सवाल नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया, ये हो गया 12। अब अगर ये 12 है तो बताओ ए कितना है, ए हो गया 24 प्लस 12, बी 36, और बी कितना है 45 प्लस 12 यानी कि कितना 57। ए इज द करेक्ट आंसर, हाँ है ना। चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, फटाफट से वीडियो को पॉज करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए ए और बी दो समूहों को ऐसे मान लें कि ए के अंदर 16 है और बी के अंदर 14 एलिमेंट है, ठीक है। और ए यूनियन बी 25 है, तो बताओ ए और बी के ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर। बहुत आसान है भाई, क्या हो गया 16 और 14 कितना हो गया 30 हो गया। तो अगर टोटल 30 आ रहा है लेकिन दोनों को जोड़ने पर आना कितना चाहिए 25, यानी कि कॉमन वाला पार्ट कितना होगा 5, खत्म। फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला लगाओ कि भाई 16 प्लस 14 माइनस कॉमन बराबर में 25। बात एक ही है। फिगर समझ में आ रहा है तो सीधे 5 मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ट्राई करिए, आंसर बताइए। चलिए भाई देखिए, ट्राई कर लिया सभी ने। देखो क्या कह रहा है, ए कितना है 6 8 23 69 80, बी कितना है 4 8 69 80 82, और जो टोटल है यूनियन जो है जो अपना यूनिवर्सल सेट है वो कितना है 1 2 3 150 तक चलते जा रहा है। तो बताना है कितनी संख्याएं होंगी, कितने एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट देखना है। रेशियो अनुपात एन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है उसमें जोड़ दो, कितना 10। कितने हैं उसमें 10 जोड़ दो। आ जाओ भाई सवाल पर आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले देखो ए और बी को यूनियन कर दोगे, जोड़ोगे तो वो कितना आ रहा है पहले ये देखो। तो उसके अंदर कितना है 6 होगा, 8 होगा, 23 होगा, 69 होगा, 80 होगा,
आगे 4 होगा, फिर से 8 एक बारी हो गया, सॉरी हाँ 8 हमारा एक बारी हो गया, 69 एक बार हो गया, 80 हो गया और एक हो जाएगा 82। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए। डैश निकालना है, मतलब टोटल में से माइनस करो, 150 में से 7 गए तो 143 बचे। ठीक है, अनुपात ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कितने कॉमन है देखना जरा। एक ये 6 नहीं था, 6 नहीं है, 8, ये वहां पे देख लो 8, 69 और ये 80, 3 कॉमन है। तो टोटल में से माइनस करना है क्या? नहीं, टोटल में से माइनस नहीं करना, 3 ही रखना है। तो ये वैल्यू हो गई 3 प्लस 10 यानी कि 13। ये कितना है ऑप्शन में नहीं है। नहीं है मतलब कि यहाँ पे 3 है, 3 से कट नहीं रहा, 1 1 तो 1 है, तो ये 13 एकम 13, 13 से ही कट रहा है क्या? 13 एकम 13, कितना बच गया? 1 बच गया, फिर 13 बन जाए 13, कितना आ गया? 11:1, यानी आंसर कौन सा करेक्ट है? ये क्लियर है, आसान है। अगला सवाल फटाफट से ट्राई करिए, देखते हैं। छोटा सा दिख रहा है, किसी भी दो समूहों ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है? क्या होता है भाई ये नहीं पता, ये तो 0 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यानी ये आंसर होगा ही नहीं। ए का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, समझ में आ रहा है? तो अगर समझ चुके हो तो सीधे टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, और इसमें और ए मतलब कि ये वाला पार्ट क्या कॉमन है? ये ए ही कॉमन है। करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। बात समझ में आई? ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा, ए का मतलब ये पूरा। दो लाइन कहां बन रही हैं? दो लाइन कहां अच्छा यूनियन कह रहा है ना, यहां पर क्या कह रहा है? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो दो लाइन कहां बन रही है? ए में। देखो फिर से देखो, ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया? ये हो गया ए यूनियन बी। इसमें मैं कहूं कि ए कहां पर है? ये रहा ए। दो लाइन जहां पे बन रही हैं वही तो इंटरसेक्शन वाला है, यानी कि इसका आंसर ए हो गया ए में। नहीं तो यार ये देखो, ये ओरली करने वाला सवाल है। ए और ए यूनियन बी दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन है, खत्म। आगे बढ़िए, सवाल को ट्राई करिए फटाफट से। कर लिया। आइए, U को 70 तत्वों से सम्मिलित सकल समुच्चय मान लेते हैं। अब 70 तत्वों मतलब कि 70 एलिमेंट हो गए, ठीक है। सकल मतलब टोटल, यूनिवर्सल सेट में कितने हैं एलिमेंट हैं? 70। ए और बी इस तरह U के सबसेट हैं, उप समुच्चय हैं कि ए के अंदर तो 20 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 30 एलिमेंट हैं, और दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट हैं? 10 हैं। तो बताइए एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब भाई हमें तो यही गड़बड़ लग रहा है कि यार ये क्या चीज है। तो सबसे पहले समझो कि ए डैश, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ए डैश कौन सा क्षेत्र है। ए डैश कौन सा है? ए को छोड़ के जितना भी बचा, तो ए को छोड़ के जितना भी बचा वो कौन सा क्षेत्र है? ये, ठीक है, ये बात सही है। और उसका इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, बी को छोड़ के जितना बचा, अब डबल लाइन जहां पर आ रही है वही तो इंटरसेक्शन होगा। कॉमन, कॉमन मतलब जहां डबल लाइन है। अच्छा, अब हम ये बात समझ पाए कि यार ये वाले पूरे एरिया को हटा दो टोटल में से, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हटा दो क्या? ए और बी के यूनियन को, टोटल को हटा दो किसमें से? टोटल में से। ए यूनियन बी के टोटल को हटा दो टोटल में से। अब देखो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो। क्या कह रहा है? ए में 20 है, बी में 30 है, तो ए प्लस बी कितना हो गया? 50 माइनस ए और बी में कॉमन 10। भाई समझ पाए नहीं समझ पाए? कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाया है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है? ये हो जाएगा। तो कितना आ गया? ये हो गया अपना 20 और 30 50, 50 में से 10 गए तो कितना आ गया? 40। ये कितना दिया है? 70। 40 माइनस 70, 30 आंसर आया नहीं आया? ऐसे सवाल पूछे गए, तो जितना डिस्कस किया था सब आएगा उसी में से, लेकिन समझना है। देख रहे हो लैंग्वेज कितनी बढ़िया पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे बढ़ने का है ही नहीं, तो इसी के साथ जो है हमारा सेट थ्योरी जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। तो फिर आगे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया बात है, लाइक वगैरह करिएगा, शेयर वगैरह करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।